जय हिंद दोस्तों, मैं नमन जैन स्वागत करता हूं आप सभी का आज के फिजिक्स के लेक्चर में। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बात बताइए कि आप सभी लोगों ने बिल्डिंग बनते तो ज़रूर देखा होगा। बिल्डिंग बनाते समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? बिल्डिंग की नींव, मतलब नींव सबसे स्ट्रांग बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि उस पर पूरी बिल्डिंग टिकी हुई होती है कि जितनी ज़्यादा नींव मजबूत होगी उतनी ज़्यादा स्ट्रांग वो बिल्डिंग बनेगी। वैसे ही जो आज अपन पढ़ने वाले हैं वो क्या है? फिजिक्स नामक बिल्डिंग की एक नींव है। मतलब जो अपन आज पढ़ेंगे, आज का टॉपिक पढ़ेंगे, वो क्या होगा? फिजिक्स की नींव होगी। मतलब आपका जितनी स्ट्रांग नींव होगी, बेस होगा, उतनी अच्छी आपकी फिजिक्स की आने वाली बिल्डिंग बनेगी। तो आज का अपन टॉपिक जो है वो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। देख सकते हैं आप, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, या फिर इसको सरल भाषा में बोलो फिजिक्स की नींव। कि जितना ज़्यादा अपन इस चीज़ को स्ट्रॉन्ग करेंगे उतनी ज़्यादा आने वाली आगे की जो फिजिक्स है, जो भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, वो अपन को और इतने अच्छे से समझ में आएंगे। तो अपन पहले इसको स्ट्रॉन्ग करते हैं और आज की क्लास यूनिट्स एंड मेजरमेंट के साथ शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है। आप सभी लोग ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि आप कपड़े सिलवाने जाते हैं। ठीक है, कपड़े सिलवाने जाते हैं तो टेलर आपको एक नाप बताता होगा कि ये कपड़ा इतने मीटर कपड़ों में इतने मीटर कपड़े में सिला जाएगा। मान लीजिए आपको पैंट सिलवाना है तो टेलर बोलेगा कि मुझे 5 मीटर कपड़ा ला के दे दो। ठीक है, टेलर ने बोला मुझे 5 मीटर कपड़ा ला के दे दो। क्या है ये 5 मीटर? 5 मीटर कपड़ा क्या बता रहा है? कि लेंथ बता रहा है कि मुझे इतनी लंबाई का कपड़ा लाके दे दीजिए। तो ये क्या है? लेंथ है। ठीक है, ठीक है। एक और चीज समझते हैं। आप घर का राशन लेने जाते होंगे तो मान लीजिए आप आटा लेने गए, तो आप दुकानदार से बोलते होंगे कि मुझे 5 किलो आटा दे दीजिए। क्या बोलते होंगे? कि मुझे 5 किलो आटा दे दीजिए। ये किलो क्या है? किलो कोई वजन है या वेट है या मास है? तो ये किलो क्या है? मास है। ठीक है, ठीक है। किलो क्या है? ये मास है। ठीक। तो यूनिट्स क्या होती हैं? यूनिट्स क्या होती हैं? यूनिट सारी ये फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। लेंथ हुआ, मास हुई। आप मान लीजिए किसी दूरी को तय कर रहे हैं और कोई आपसे बोलता है कि उस दूरी को तय करने में मुझे क्या लगेगा? 60 सेकंड का समय लगेगा। मतलब सेकंड क्या बता रहा है? समय बता रहा है। क्या बता रहा है? सेकंड समय बता रहा है। मतलब ये क्या है? ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ये सारी चीज क्या है? ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं। और इन फिजिकल क्वांटिटीज को कुछ वैल्यू चाहिए मेजर करने के लिए। जैसे लेंथ मीटर में आ रही है, मास केजी में आ रहा है, टाइम सेकंड में आ रहा है। तो ये चीजें क्या है? यही चीज तो यूनिट्स हैं। कि मतलब किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो स्पेसिफिक वैल्यू यूज होती है उनको क्या बोलते हैं? यूनिट्स बोलते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे मैंने क्या समझाया। तो यूनिट्स वाली चीज ये है। ठीक है, अब बात करते हैं मेजरमेंट की। तो फिर से मेजरमेंट बताता हूं कि किसी फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड लग जाना, किसी फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड का लग जाना क्या होता है? मेजरमेंट होता है। जैसे फिजिकल क्वांटिटी क्या थी? लेंथ। यूनिट क्या थी? मीटर। उसमें क्या लग गया? 5 लग गया। कोई न्यूमेरिक वैल्यू लग गई तो इसको कंबाइन करके क्या बोलेंगे? इसको कंबाइन करके मेजरमेंट बोलेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसको कंबाइन करके क्या बोलेंगे? मेजरमेंट बोलेंगे। जैसे एक ये क्वांटिटी है, केजी क्या बता रहा है? मास बता रहा है। और ये क्या है? मास की यूनिट क्या है? केजी है। उस यूनिट में किसी न्यूमेरिक वैल्यू का लग जाना या मैग्नीट्यूड का लग जाना क्या बन जाता है? मेजरमेंट बन जाता है। ठीक है, तो ये भी क्या है? मेजरमेंट है। ठीक है, अब एक और फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम है। टाइम की यूनिट क्या है? सेकंड है। सेकंड में क्या लग गई? एक न्यूमेरिक वैल्यू लग गई या फिर मैग्नीट्यूड लग गया। तो जब किसी यूनिट में मैग्नीट्यूड लग जाता है या फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड लग जाता है तब वो क्या बन जाती है? चीज मेजरमेंट बन जाती है। आई थिंक आपको ये इतनी बात अभी तक आपको समझ में आई होगी कि यूनिट्स क्या होती हैं और मेजरमेंट क्या होता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए अब अपन जो इस चैप्टर में या इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं उसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या क्या आज अपन पढ़ने वाले हैं। पहले तो अपन पढ़ेंगे कि सिस्टम्स ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होती है, मतलब कि यूनिट्स को और कितने तरीकों से मेजर किया जाता है। जैसे अपन ने अभी यूनिट्स पढ़ी पीछे, केजी था तो उस किलोग्राम को कुछ और बोल सकते हैं क्या, टाइम सेकंड था, सेकंड को कुछ और बोल सकते हैं क्या, लेंथ मीटर में थी क्या, मीटर को किसी और चीज में बोल सकते हैं क्या, वो पढ़ेंगे अपन। सप्लीमेंट्री यूनिट्स मींस एंगल के बारे में भी पढ़ेंगे कि एंगल कैसे मेजर होगा, ठीक है। क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे, दो टाइप्स की क्वांटिटीज होती हैं, वेक्टर एंड स्केलर, वो पढ़ने वाले हैं। पोजीशन एंड पाथ पढ़ेंगे। पोजीशन एंड पाथ का मतलब है कि स्पीड के बारे में पढ़ेंगे, डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। रेट ऑफ मोशन मतलब वो मोशन कितनी रेट से चेंज हो रहा है, तो चेंजेस के बारे में भी पढ़ेंगे। चेंज इन मोशन, एक्सेलरेशन मतलब कोई बॉडी रेस्ट में है, उसको क्या किया, एक्सेलरेट किया तो वो मोशन में आ गई, तो वो भी चीज बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं अपन। और कुछ अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो ये रहा आज का अपना कंटेंट। अब इसी कंटेंट को फॉलो करते हुए अपन आगे चलते हैं। चलिए, सिस्टम्स ऑफ यूनिट। सिस्टम्स ऑफ यूनिट, ठीक है। तो क्या है कि ऐसा ही सिस्टम जो होता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, मतलब कि मान लीजिए आप यहां पे किसी चीज को केजी में मेजर कर रहे हैं, तो आप मान लीजिए यहां से किसी और देश नागालैंड चलेगा तो वहां पर भी तो केजी में मेजर होगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए वो अपनी यूनिट कुछ और बना लें, इंडियन वाले कुछ और यूनिट बना लें, तो क्या होगा, बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो उस कंफ्यूजन से बचने के लिए क्या आता है, ऐसा यूनिट वाली चीज आती है कि वही सेम चीज इंडिया में रहेगी, वही सेम चीज नागालैंड में रहेगी, वही सेम चीज लंदन में रहेगी, सारी जगह सेम चीज में उस मतलब मास की या टाइम की या लेंथ की क्या होगी, यूनिट सेम ही रहेगी, ठीक है। तो अपन थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। आइए, पहली ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी का कॉलम है। फिजिकल क्वांटिटी का कॉलम है, क्या है फिजिकल क्वांटिटी, क्या होती है, लेंथ होती है, अपन ने पढ़ा था। तो लेंथ को मेजर करने का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर, ठीक है। और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एम से। फिजिक्स में हर चीज का कोई ना कोई सिंबल रिप्रेजेंटेशन जरूर मिलेगा, तो अपन वो सारी चीजों भी कवर करेंगे कि क्योंकि यूनिट्स एंड मेजरमेंट में मोस्टली आपको सिंबल्स पता होने चाहिए, फॉर्मूला पता होने चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल पता होने चाहिए, और यूनिट्स का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अगर ये आप चीज समझ रहे हैं तो आपको आगे कभी भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती, कोई भी न्यूमेरिकल, कोई भी फॉर्मूला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाली चीजों को समझने में, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी, पहली फिजिकल क्वांटिटी क्या है, लेंथ है। लेंथ की ऐसा यूनिट है मीटर और सिंबल रिप्रेजेंटेशन है एम से, ठीक है। सेकेंड वन, मास, ऐसा यूनिट किलोग्राम या केजी, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन केजी में, ओके। थर्ड वन, इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट आपने देखा होगा, आपका चार्जर जो होता है उसमें कुछ लिखा हुआ होता है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, वो क्या बता रहा है कि उसमें से कितना करंट पास हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक करंट को यूनिट जो होती है वो होती है एम्पियर। एम्पियर का सिंबल कैपिटल है, ठीक है। टेम्परेचर, टेम्परेचर की ऐसा यूनिट है केल्विन, सिंबल के। ऑल दो टेम्परेचर को बहुत सारी यूनिट्स में और मेजर कर सकते हैं, डिग्री सेल्सियस में कर लीजिए, फ़ारेनहाइट में कर लीजिए, और र्यूमर स्केल भी होता है उसमें भी कर लीजिए, पर जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, केल्विन, मतलब जो सब जगह वैलिड होगी वो क्या है, केल्विन है, ओके। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसकी ऐसा यूनिट मोल, देन रिप्रेजेंटेशन एमओएल से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब है, आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें कभी आपने जरूर ये टर्म सुना होगा कि 2 ग्राम ऑफ सोडियम, 2 ग्राम ऑफ कार्बोनेट, 2 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, ये क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी बताता हूं आपको क्या होता है। किसी एक आपने जब देखा होगा कि आपके घर पे जो बल्ब लगा हुआ था वो कितनी तेजी से प्रकाश फेंक रहा है, मतलब वो कितनी तेजी से उस चीज का प्रकाश आपकी आंखों में आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट कैंडेला, सीडी से डोनेट करते हैं, ठीक है। चलिए, अब कुछ सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स का मतलब है कि एंगल मेजरमेंट। क्या है, एंगल मेजरमेंट, मतलब कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो कितने डिग्री से मूव कर रहा है, क्या एंगल बना रहा है। तो अपने पास दो टाइप की सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं, देखते हैं अपन क्या। दीज आर द 2 डायमेंशनल यूनिट्स, 2 डायमेंशनलेस यूनिट्स डिफाइंड बाय द एसआई सिस्टम दैट वर केप्ट सेपरेट फॉर ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब दो टाइप की मैंने बोला कि अपन मेजर कर सकते हैं एंगल, तो समझते हैं।
पहली जो सप्लीमेंट्री यूनिट होती है, चलिए प्लेन एंगल, प्लेन एंगल का मतलब जो ऐसा एंगल जो 2D स्पेस में बने, 2D स्पेस में मतलब जिसकी सिर्फ दो ही एक्सिस हो, एक एक्सिस हो एक्स एक्सिस एंड सेकंड वन इज वाई एक्सिस, ठीक है, जो 2D स्पेस में फॉर्म हो, ठीक है, ऐसे एंगल जो 2D स्पेस में बने उसको क्या बोलेंगे, प्लेन एंगल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्लेन एंगल, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि प्लेन एंगल में क्या क्या आ सकता है, स्क्वायर आ सकता है, रेक्टेंगल आ सकता है, सर्कल आ सकता है, और भी बहुत सारे जो 2D शेप्स होते हैं वो सारी चीजें आ सकती हैं, ठीक है। और जैसे अपन ने पीछे अपन ने यूनिट्स देखी बहुत सारी, ऐसे ही प्लेन एंगल की भी कुछ यूनिट होती है, उसको मेजर करते हैं रेडियन में। यूनिट क्या होगी प्लेन एंगल की, रेडियन, ओके, ठीक है। प्लेन एंगल आई थिंक आपको समझ आया होगा कि 2D स्पेस में बनता है, 2D स्पेस में बनता है, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आया होगा कि प्लेन एंगल क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो होती है, सॉरी, नेक्स्ट चीज जो होती है वो होती है सॉलिड एंगल। सॉलिड नाम सुन रहे हैं आप, सॉलिड मतलब उसकी कुछ लेंथ भी होगी, कुछ हाइट भी होगी, कुछ ब्रेथ भी होगी, ठीक है। सॉलिड एंगल, ठीक है। सॉलिड एंगल मतलब जो 3 डायमेंशनल स्पेस में बने, किसमें बने, 3 डायमेंशनल स्पेस में बने, मतलब एक्स एक्सिस भी होगी, वाई एक्सिस भी होगी, अब जेड एक्सिस भी होगी। अब बोले सर ये जेड एक्सिस कैसा है, फिर ये थोड़ा सा आपको विजुलाइज कराता हूं। आप जिस भी रूम में बैठे हुए हैं वहां का एक कोने की तरफ आप अपनी नजर घुमाइए, आप कोने की तरफ देखेंगे तो आपको 3 एक्सिस दिखेंगी, कैसे, एक राइट में जाते हुए आपके ऐसे, ओके, एक लेफ्ट में जाते हुए ऐसे, और एक नीचे आते हुए ऐसे। तो ये क्या है, 3 एक्सिस वाला फिगर है जिसको 3 डायमेंशनल स्पेस बोलते हैं, ठीक है। 3 डायमेंशनल स्पेस में ये तो आपको 2 एक्सिस पता है, ठीक है। 3 डायमेंशनल स्पेस में एक और एक्सिस जुड़ जाती है जिसको बोलते हैं जेड एक्सिस, ठीक है, समझ आया। अब जेड एक्सिस में 3 डायमेंशनल स्पेस में कौन कौन से फिगर आ सकते हैं जरा सोचिए। तो आप देख सकते हो कि स्पेयर आ सकता है, जो क्रिकेट बॉल होती है या फुटबॉल होती है वो क्या है, 3 डायमेंशनल ही तो है, उसकी लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, कुछ हाइट भी है, तो स्पेयर आ सकता है। सिलेंडर आ सकता है, हेमिस्फीयर आ सकता है, क्यूब, क्यूबॉइड, ये सारे फिगर इसमें आ सकते हैं, ठीक है। अब इसकी यूनिट क्या होती है, जैसे अपन ने पीछे यूनिट्स पढ़ी इतनी सारी, प्लेन एंगल की भी कुछ यूनिट पढ़ी, क्या पढ़ी, रेडियन पढ़ी, वैसे इसकी भी कुछ यूनिट होती है मेजर करने के लिए, क्या होती है, स्टीरेडियन, इसकी यूनिट होती है रेडियन प्लेन एंगल की, और सॉलिड एंगल को मेजर करने के लिए होती है स्टीरेडियन, ठीक है। आई थिंक आपको ये सारी चीज समझ में आई होगी अभी तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं क्या है फिर इसके बाद। तो सेम चीज है, सिंबल डेफिनेशन, इसको अपन रेडियन से करते हैं, और इसको सिंबॉलिक फॉर्म क्या होता है, आरएडी। सिंबॉलिक फॉर्म अगर आपको लिखना है तो इसको कैसे और लिख सकते हो, छोटे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में आरएडी, ठीक है। और नेक्स्ट इसका क्या होता है, एसआर होता है, क्या होता है, एसआर। तो आप इसको एसआर से भी डोनेट कर सकते हो, अगर एसआर लिखा है मतलब स्टीरेडियन की बात हो रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज लिखी हुई, यूनिट्स फॉर मेजरिंग एंगल इन 2D प्लेन, यूनिट्स फॉर मेजरिंग एन एंगल इन 3D स्पेस, ठीक है, ठीक है। चलिए अब एक चीज बताता हूं, रिलेशनशिप बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। रेडियन एंड डिग्री में आपसे एक रिलेशनशिप पूछा जाता है, और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आती हैं, डरने की बात नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज है, अब भी आपको जस्ट क्लियर होने वाला है। कैसे, देखिए
रिलेशनशिप बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, ठीक है। अब एक आपको छोटी सी चीज याद करने वाली है, क्या कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये रिलेशन होता है डिग्री और रेडियन के बीच में, कि जो पाई रेडियन होता है वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा दो पार्ट में डिवाइड करना चाहूंगा, ठीक है। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये आपको एक रिलेशन याद रखना है, इतनी चीज आपको याद होनी जरूरी है। अब देखिए, मैं बोलूं कि एक रेडियन में कितना डिग्री होगा, ये तो पाई रेडियन की बात हुई, तो एक रेडियन में कितना डिग्री होगा, तो आप बोलोगे कि सर 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई, राइट, ठीक है, समझ आया। चलिए उल्टा करते हैं, मतलब कोई पूछ ले कि 1 डिग्री में कितने रेडियन होंगे, अगर आपसे पूछा गया कि 1 डिग्री में कितने रेडियन होंगे, कोई बात नहीं, लिखेंगे 1 डिग्री इज इक्वल टू 180 खिसक के कहा नीचे चला जाएगा, पाई बाई 180 डिग्री, सॉरी 180 रेडियन, ठीक है। आई थिंक इतनी चीज अपन ने जो लिखी 2-3 लाइन की आपको समझ में जरूर आई होगी, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि आपको एग्जांपल के थ्रू भी बताता हूं, कन्वर्ट क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट 2 पाई रेडियन इंटू डिग्री, मतलब 2 पाई रेडियन को डिग्री में बदलिए। अपन को रिलेशन पता है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। तो क्या होगा, ये एक रेडियन के लिए अपन को कितना कन्वर्ट करना है, 2 पाई, 2 पाई का 2 पाई इंटू करेंगे दोनों जगह, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाले फॉर्मूले को देख के कर रहा हूं, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू, अगर यहां 2 पाई आया है तो यहां पे भी 2 पाई होगा, तो दोनों तरफ 2 पाई का इंटू हो गया, 180 बाई पाई डिग्री। आई थिंक आपको ये चीज बहुत आसानी से समझ में आई होगी। पाई से पाई उड़ गया, तो क्या आ गया, 2 इंटू 180 336 डिग्री, मतलब 2 पाई रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, 336 डिग्री होती है, ठीक है। आई थिंक ये चीज आपको समझ आई होगी बहुत अच्छे से। सेम कॉन्सेप्ट वहां पे आते हैं, अगर आपको क्या दिया हुआ है कि क्वेश्चन लिखते हैं पहले, कन्वर्ट 60 डिग्री इंटू रेडियन, क्या लिखा है, कन्वर्ट 60 डिग्री इंटू रेडियन, मतलब 60 डिग्री को रेडियन में बदलना है, 60 डिग्री को रेडियन में बदलना है। आपको पता है 1 डिग्री में पाई बाई 180 रेडियन होता है, तो 60 डिग्री में क्या होगा, दोनों तरफ 60 का इंटू होगा, तो 60 डिग्री इज इक्वल टू 60 इंटू पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है। ये 0 0 खत्म कर दिया, 6 से 18 खत्म कर दिया, 3 बार में क्या आया, पाई बाई 3 रेडियन, पाई बाई 3 रेडियन, ठीक है। मतलब 60 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई बाई 3 रेडियन होता है, ठीक है। चलिए अब देखो एक क्वेश्चन आया है, इसी का अपन दोनों पार्ट बना लेते हैं। कन्वर्ट 180 डिग्री इंटू द रेडियन, कन्वर्ट 180 डिग्री इंटू द रेडियन, अपन को तो एक ही रिलेशन आता है, फॉर्मूले ज्यादा अपन को पता ही नहीं है, क्या, पाई डिग्री इज इक्वल टू, सॉरी रेजर दीजिए, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अपन को तो यही पता है। अब इन्होंने क्या बोला है कि 180 डिग्री को रेडियन में बदलिए, 180 डिग्री को, ठीक है। हम 1 डिग्री का निकालेंगे, पहले रिलेशन बना लेंगे, क्या करेंगे,
ठीक है, यही होगा ना, पीछे भी अपन ने समझा था। अब इनने 1 डिग्री का बोला, अपन को क्या पूछना है, 180 डिग्री का पूछा हुआ है उनने, तो क्या करेंगे, 180 लिखेंगे दोनों साइड। ठीक है, 180 180 कैंसल, मतलब अरे एक सेकेंड, रेडियन नहीं, मतलब क्या निकला कि जो 180 डिग्री होता है वो पाई रेडियन के बराबर होता है, समझे। चलिए एक और क्वेश्चन है नीचे, कन्वर्ट 3 पाई रेडियन इंटू डिग्री, कन्वर्ट 3 पाई रेडियन इंटू डिग्री, इसको भी समझते हैं। किसको कन्वर्ट करना है, 3 पाई को किसमें कन्वर्ट करना है, डिग्री में। तो क्या है अपने पास, तो यही रिलेशन है, इसी से बनाते हैं कि 1 रेडियन इज ऑलवेज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। ओके, ये तो 1 रेडियन का है, पर यहां पे क्या है, 3 पाई है, 3 पाई इंटू कर देते हैं, 3 पाई रेडियन इज इक्वल टू 3 पाई इंटू 180 अपॉन पाई डिग्री। पाई से पाई खत्म, कितना आया, 540 डिग्री। क्लियर, कि मतलब 3 पाई रेडियन किसके बराबर होता है, 540 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, अब एक आपको थोड़ा सा कंक्लूसिव पार्ट बताता हूं कि अगर आपसे बोल दिया जाए कि कुछ स्पेसिफिक डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कीजिए या कुछ गिवन रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कीजिए, तो उसका क्या होता है। अगर आपको कहीं दिख जाए, कहीं 30 डिग्री दिखे, तो वो रेडियन में कितना होता है, π/6 होता है। ठीक है, कहीं आपको 45 डिग्री देखे तो वो रेडियन में कितना होता है, π/4 होता है। 60 डिग्री देखे तो π/3 होता है। 90 डिग्री देखे तो π/2 होता है। 180 डिग्री देखे तो पाई होता है। 360 डिग्री देखे तो 2 पाई होता है। क्लियर है, समझ आ रहा है सभी को। ठीक है, आई थिंक कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो ये एक कंक्लूसिव पार्ट है कि अगर आपको कहीं दे दिया कि 2 पाई को कन्वर्ट कीजिए डिग्री में, आपको याद आएगा कि हाँ एक टेबल सी बनी थी, उसमें 2 पाई मतलब 360 होता था। हाँ ये रहा डिग्री में। अब कोई इससे उल्टा पूछ ले क्या कि 180 को कन्वर्ट कीजिए रेडियन में, फिर याद आएगा हाँ एक टेबल बनी थी, 180 लिखा था, मतलब वो पाई के बराबर होता था। तो अगर आप इसको याद कर लें तो भी बहुत अच्छी बात है, बल्कि अपन ने कॉन्सेप्ट समझ लिया है कि मतलब अगर आप याद भी ना करें तो आपको कोई जरूरत नहीं है, अपन ने कॉन्सेप्ट समझ लिया है कि क्या पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप वैल्यू पुट करके वहां से भी आंसर आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये वाली अपन ने चीज बहुत अच्छे तरीके से कवर कर ली है। ठीक है, अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। चलो, डिफरेंट सिस्टम मतलब मान लीजिए आप जाते हैं बाजार, तो आप बोलते हैं कि मुझे 5 किलो आटा दे दो। ठीक है, अब कोई और जाता होगा तो वो बोलता होगा मुझे 5000 ग्राम आटा दे दो। ये तो कंफ्यूजन हो गया कि एक 5 किलो मांग रहा है, एक 5 ग्राम आटा मांग रहा है, 5000 ग्राम आटा मांग रहा है। ठीक है, कोई बोलता है कि मैं 1 घंटे में कुछ दूर पहुंच गया, कोई आके बोले कि नहीं मैं तो 60 मिनट में पहुंचा। तो ये भी कंफ्यूजन हो गया कि यार ये 1 घंटे में जा रहा है, एक 60 मिनट में जा रहा है। तो क्या होता है कि अलग अलग सिस्टम बने हुए हैं मेजरमेंट के, अलग अलग सिस्टम बने हुए हैं मेजरमेंट के। तो अपन एक एक करके 3 से 4 टाइप के अपने पास सिस्टम है, उसको समझते हैं कि क्या किसमें कैसा होता है। ठीक है, चलिए पहला जो सिस्टम होता है उसको बोलते हैं सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम मतलब सी से क्या, सेंटीमीटर। ठीक है, जी से क्या, ग्राम, और एस से क्या, सेकंड। सीजीएस सिस्टम मतलब सीजीएस सिस्टम क्या बोलता है कि आपका जो भी लेंथ है वो किसमें मेजर कीजिए, हमेशा सेंटीमीटर में मेजर कीजिए, मीटर में नहीं, किलोमीटर में नहीं, सेंटीमीटर में मेजर कीजिए हमेशा। जो जो जी है वो क्या बताता है, ग्राम, मतलब वजन बताता है कि आपका जो भी वजन है 5 किलो हो, 5 कुंटल हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हमेशा ग्राम में मेजर करेंगे, आप हमेशा ग्राम में मेजर करेंगे। ठीक है, फिर आता है एस फॉर सेकंड, कि आपका टाइम जो भी होगा वो आप सेकंड में मेजर करेंगे, घंटे में नहीं, मिनट में नहीं, सिर्फ सेकंड में। ठीक है, तो जो लेंथ होती है वो सेंटीमीटर में, सीएम रिप्रेजेंटेशन है।
मास जो होता है वो ग्राम में, जो टाइम होता है वो सेकंड में। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। चलिए, अब इसी टाइप में एक और सिस्टम आता है, उसको बोलते हैं एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम, ठीक है। एफ मतलब फुट, पी मतलब पाउंड, एस मतलब सेकंड। ठीक है, चलिए, तो जो लेंथ है, एफपीएस सिस्टम क्या बोलता है कि अगर आपको हमारे सिस्टम से चलना है तो हमेशा लेंथ आपको फुट में नापनी पड़ेगी। फुट में मतलब अप्रोक्सीमेटली 30 सेंटीमीटर के आसपास होता है ये। ठीक है, मास जो है, वजन जो है, अगर मेरे सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना है तो वो पाउंड में नापना होगा। किस में नापना पड़ेगा? पाउंड में। ये कुछ 452 ग्राम के आसपास होता है। ठीक है, और टाइम हमेशा सेकंड में ही रहेगा। इसमें भी सेकंड में था, इसमें भी सेकंड में था। ठीक है, अब आते हैं एमकेएस सिस्टम में। एमकेएस सिस्टम में एम क्या है? मीटर, के किलोग्राम, एस सेकंड। एमकेएस सिस्टम बोलता है कि अगर आपको मेरा सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना है तो जो लेंथ है वो हमेशा मीटर में मेजर कीजिए, जो मास है वो हमेशा किलोग्राम में मेजर कीजिए, एंड जो टाइम है वो सेकंड में मेजर कीजिए। ठीक है, ये क्या बोलता है? एमकेएस सिस्टम बोलता है। आपने एक कॉमन चीज नोटिस की होगी कि सारे सिस्टम यही बोलते हैं कि टाइम हमेशा आप सेकंड में ही रखिए। ठीक है, टाइम हमेशा सेकंड में ही रखिए। अब इसके बाद एक और सिस्टम है जो आपको बताता हूं, वो है एसआई सिस्टम। ठीक है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल मतलब, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल मतलब, अब देखिए ये 3 सिस्टम बन गए। अब कोई जो सीजीएस को मानता है वो बोलेगा कि यार मैं तो क्या बोलते हैं कि 5 किलो आटा लाया, वो एक अपन नॉर्मल बात कर रहे हैं, पर वो अपन से आके क्या बोला कि मैं 5000 ग्राम आटा ले आया। अच्छा ठीक है। अब कोई जो एफपीएस सिस्टम को मान रहा है वो बोल रहा होगा कि मैं 1000 पाउंड आटा ले आया। तो भाई क्या कंफ्यूजन हो रहा है? कंफ्यूजन क्या प्रोड्यूस हो रहा है? समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन किस सिस्टम में बात कर रहा है। तो सबके लिए एक उन्होंने सिस्टम आधारित कर दिया कि आप चाहे किसी भी सिस्टम को मानते हो, पर अगर आपको ग्लोबली बात करनी है तो क्या करनी पड़ेगी? एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग बात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो भी अपन यूनिट्स पढ़ते हैं, जो भी मेजरमेंट लेते हैं, वो एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग ही लेते हैं। एसआई सिस्टम क्या बोलता है कि जो लेंथ है वो किसमें होनी चाहिए? मीटर में होनी चाहिए। ठीक है, मास जो है वो किलोग्राम में होना चाहिए। ठीक है, टाइम जो है वो सेकंड में होना चाहिए। ठीक है, समझ गए। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर यही सेम चीज तो एमकेएस बोलता है, यही सेम चीज ऐसा ही बोलता है। अरे ये दोनों सिस्टम ही क्या है? सेम है। मतलब कोई आदमी है, उसका घर का नाम चिंटू है और बाहर जाके उसको लोग पिंटू पिंटू बोलते हैं। मतलब ओरिजिनल नाम उसका पिंटू है, घर पे सब प्यार से उसको चिंटू बोलते हैं। तो फर्क है, आदमी तो वही सेम ही है ना, नाम बस बदल गए। घर पे चिंटू है, बाहर पिंटू है। मतलब ये दोनों चीज क्या है? सेम है। ये दोनों चीज सेम है। ठीक है, एसआई सिस्टम और एमकेएस सिस्टम सेम है। पर आप एक चीज कॉमन नोटिस फिर से कीजिए कि यहां पे भी सीजीएस सिस्टम में भी टाइम सेकंड में है, एफपीएस सिस्टम में भी टाइम सेकंड में है, एमकेएस सिस्टम में भी टाइम सेकंड में, और एसआई यूनिट में भी टाइम सेकंड में। ठीक है, तो टाइम हमेशा सेकंड में ही मेजर किया जा रहा है, चाहे कोई भी सिस्टम हो। ठीक है, तो ये क्या था? एसआई सिस्टम था कि जिसमें लेंथ मीटर में रहेगी, मास, वजन, वेट जो भी बोलना है वो किलोग्राम में रहेगा, एंड टाइम हमेशा सेकंड में मेजर होगा। ठीक है, चलिए चलो अब क्वांटिटीज के बारे में समझते हैं। क्वांटिटीज के बारे में समझते हैं कि क्वांटिटीज क्या है। क्वांटिटीज जैसे अपन ने देखा था, फिजिकल क्वांटिटी वगैरह देखी थी अपन ने स्टार्टिंग के लेक्चर में कि कुछ लेंथ थी, कुछ मास था, कुछ अपन ने टाइम देखा था। तो 2 टाइप्स की इन्हीं के बेसिस पे क्वांटिटीज होती हैं। पहली क्वांटिटी होती है स्केलर क्वांटिटी, दूसरी क्वांटिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी। अब 2 वर्ड अपन ने सुन लिए, नए नए से वर्ड हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है कि हमेशा मैग्नीट्यूड बस रहेगा,
अब मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड मतलब कि एक न्यूमेरिक वैल्यू रहेगी, उसकी डायरेक्शन नहीं रहेगी कोई। मैग्नीट्यूड यस रहेगा, डायरेक्शन नहीं रहेगा, डायरेक्शन नहीं रहेगा। मतलब आपने बोला 5 सेकंड, कोई डायरेक्शन है? नहीं है। 5 किलो, कोई डायरेक्शन है इसमें? नहीं है। ठीक है। कोई आप लेंथ मेजर कर रहे हो, कोई डायरेक्शन है इसमें? नहीं है। ठीक है। तो ये क्या होती है, जिस ऐसी क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड बस हो, डायरेक्शन की कोई इंफॉर्मेशन ना हो, उसको क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल में मास हो सकता है, इसका वजन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। डिस्टेंस कहीं भी आप ऊपर नीचे ट्रेवल, बाहर लेफ्ट राइट कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं। स्पीड, कितनी भी स्पीड से कहीं भी जा सकते हैं। एनर्जी, एनर्जी मतलब आप एनर्जी कहीं पे भी खर्च कर सकते हैं, कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है। आप एनर्जी को डायरेक्शन के हिसाब से कभी भी खर्च नहीं करते। ठीक है। वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये क्या है? सारी स्केलर क्वांटिटीज हैं जिसमें मैग्नीट्यूड बस होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है। चलिए, वेक्टर क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, साथ में डायरेक्शन भी हो। मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो। अब डायरेक्शन हो मतलब मैंने आपसे बोला कि 5 मीटर सीधा जाना है आपको, 5 मीटर सीधा जाना है। आपको एक चीज बता दी गई, क्या? सीधा, सीधा ही जाना है, आप पीछे नहीं जाएंगे। ठीक है। आपको सीधा ही जाना पड़ेगा। मतलब आपको कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन अगर उन्होंने बता दी है, या क्वेश्चन में या किसी इसमें पता चल गई है, तो क्या होगा? वो वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। मतलब उसमें मैग्नीट्यूड तो है, 5 मीटर है, हाँ है। कहां जाना है? नॉर्थ में जाना है, ईस्ट में जाना है, वेस्ट में जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, कहां जाना है? तो ये जब आपको डायरेक्शन का एक नॉलेज हो जाए, उसको क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। अब वेक्टर क्वांटिटी में एग्जाम्पल देख लीजिए। डिस्प्लेसमेंट अभी अपन पढ़ने वाले हैं, पर अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू अभी याद कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब इन सब की डायरेक्शन हमेशा फिक्स होगी, या आपको स्पेसिफाई की जाएगी कि इस डायरेक्शन में ये चीज वर्क कर रही है। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है। चलिए, अब थोड़ा सा अपन समझते हैं कि सर स्केलर क्वांटिटी तो पता चल गई, अब थोड़ा सा वेक्टर क्वांटिटी को थोड़ा सा डीप में और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। एक चीज बताइए, आपने कभी ये आई कैप, जे कैप, के कैप जैसे टर्म्स देखे होंगे? क्या होता है इनका मतलब? आई जो होता है वो एक डायरेक्शन बता रहा है। कौन सी डायरेक्शन बता रहा है ये बताता हूं। जे है वो भी एक डायरेक्शन बता रहा है, और के है वो भी एक डायरेक्शन बता रहा है। आई मतलब एक्स डायरेक्शन, जो अपन ने ग्राफ अभी पढ़ा था ना, तो आई क्या होता है? एक्स डायरेक्शन होती है। ठीक है। जे जो होता है वो बाय डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन। के जो होता है वो जेड डायरेक्शन होती है। आपको ये इतनी चीज याद होनी चाहिए कि अगर कोई बोल रहा है कि आई कैप में मैंने ट्रेवल किया, मतलब उसने एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल किया। कोई बोल रहा है कि मैंने जे कैप में ट्रेवल किया, मतलब उसने वाई डायरेक्शन में ट्रेवल किया। कोई बोल रहा है कि मैंने के कैप में ट्रेवल किया, तो कहां पे ट्रेवल किया? जेड डायरेक्शन में। अब ये कैसे होगा? चलिए एक एग्जाम्पल बताते हैं। जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसको डोनेट करने का एक अपने पास अरेंजमेंट है। उसको डोनेट करने का एक अपने पास अरेंजमेंट है। कैसा? कि जो भी वेक्टर क्वांटिटी है, फॉर एग्जांपल जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को अपन को पता है कि हर चीज का फिजिक्स में सिंबल होता है। हाँ होता है। तो डिस्प्लेसमेंट का सिंबल क्या होता है? स्मॉल एस होता है। हाँ होता है सर। ठीक है। अब वेक्टर क्वांटिटी को अगर डोनेट करना है, वेक्टर क्वांटिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है? अपनी वेक्टर क्वांटिटी है। अब इस चीज से तो समझ में आ नहीं रहा है, तो जब भी आपको गिवन होगा तो क्या होगा? ऐसा एक एरो बना होगा कि ये क्या बता रहा है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। या फिर उसी चीज को क्या करेंगे? कैप लगा देंगे कि क्या है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट करने का एक अपन के पास फॉर्मूला भी है। क्या है? वेक्टर ए, मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, जैसे ये एस था डिस्प्लेसमेंट का, कोई वेक्टर ए है, तो उसका क्या होगा? ए कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ए कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी को बताने का तरीका है, या फिर सॉल्व करने का तरीका है। ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे जरा मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए एक आदमी ने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। मैंने बोला कि सर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल तो किया, कितना किया? मैंने बोला 2 आई कैप।
टू आई कैप। अब इससे आप थोड़ी सी एक चीज गैस कर सकते हैं कि आई कैप क्या था, एक्स डायरेक्शन में था। आप बोलेंगे कि वो एक्स डायरेक्शन में 2 यूनिट चला, ठीक है। अब मैं बोलूं एक आदमी ने फिर से डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया 4 जे कैप। जे कैप मतलब बाय डायरेक्शन में चला, कितना चला, 4 यूनिट चला, ठीक है। सेम एक और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हुआ क्या, 6 के कैप। हाँ, के कैप क्या बता रहा है कि जेड डायरेक्शन में कुछ चला होगा, कितना चला, 6 यूनिट चला, ठीक है। अब ये तो अलग अलग बात होगी, क्या सर कोई पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट तीनों डायरेक्शन में एक साथ चल सकता है? हाँ, ऑफ कोर्स चल सकता है। कैसे? सेम पार्टिकल है, वो कितना चल गया, 2 आई कैप चल गया प्लस 4 जे कैप चल गया प्लस 6 के कैप चल गया। अब ये कैसे कैसे चला? तो आप अपने आप को ही इमेजिन कर लीजिए कि आप किसी एक रूम में हैं, ठीक है। तो 2 आई कैप क्या बता रहा है, एक्स डायरेक्शन बता रहा है। आई कैप क्या बता रहा है, एक्स डायरेक्शन, मतलब मेरा लेफ्ट राइट से मेरी डिस्टेंस क्या है, एक्स, कुछ 2 यूनिट के बराबर है, ठीक है। अब वाई क्या है, सॉरी जे क्या है, बाय डायरेक्शन है, मतलब ऊपर से मेरी कुछ कितनी है, 4 यूनिट की डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। जेड क्या है, जेड बता रहा है क्या, ये वाली डायरेक्शन आपके सामने वाली, कि 6 में यहां पे मैं खड़ा हुआ, तो तीनों डायरेक्शन में भी कोई भी पार्टिकल ट्रेवल कर सकता है, ठीक है। तो ये एक आपको वेक्टर का नॉलेज मैंने बताया कि अगर आई दिख रहा है मतलब वो एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, जे दिख रहा है मतलब वो बाय एक्सिस की बात कर रहा है या वाई डायरेक्शन की बात कर रहा है, और के दिख रहा है मतलब जेड एक्सिस या जेड डायरेक्शन की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए, अभी तक आपने वेक्टर समझे, ठीक है। अब वेक्टर को क्या होता है, 2 तरीके से सॉल्व किया जाता है। वेक्टर को 2 तरीके से सॉल्व किया जाता है। पहला लॉ होता है क्या, ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ पहला लॉ होता है, क्या होता है, इफ 2 वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड इन अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, क्या सेम ऑर्डर में लिए गए हैं, then the resultant vector is represented by the third side of the triangle taken in the opposite order। मतलब जो रिप्रेजेंट होगा, अगर कोई 2 वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो उसका सम हमेशा तीसरे वेक्टर जो अपोजिट डायरेक्शन में उसके बराबर होगा। अब ये थ्योरी तो पढ़ ली, थोड़ा सा समझते हैं इस चीज को। मान लीजिए आपके पास 3 वेक्टर पड़े हुए हैं, वेक्टर ए, ठीक है, ये वेक्टर बी और ये वेक्टर सी, ठीक है, ये वेक्टर सी, 3 वेक्टर अपने पास पड़े हुए हैं, ठीक है। अब इसने क्या बोला, ट्राइंगल लॉ ने, कि ट्राइंगल बनाने की कोशिश कीजिए, 2 वेक्टर को ऐसा अरेंज कीजिए कि वो सेम डायरेक्शन में जाए, और थर्ड वेक्टर क्या होना चाहिए, उससे अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो क्या है, एक एक वेक्टर उठाते हैं। और एक चीज और, अगर आपको पता करना है कि वेक्टर सेम डायरेक्शन में कैसे अरेंज होंगे, तो उसका टेल और हेड मिलेगा, मतलब ये हेड मान लीजिए, टेल मान लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि टेल हेड वाला कॉम्बिनेशन फॉर्म हो रहा है, टेल हेड वाला कॉम्बिनेशन फॉर्म हो रहा है, तो वो क्या है, वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे। बट टेल टेल मिल रही है या टेल टेल मिल रही है या हेड और हेड मिल रहे हैं, तो वो क्या होंगे, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ये मैंने बता दिया, पर अपन इसको और इजी वे में समझते हैं। मान लीजिए मैं एक एक करके वेक्टर उठाता हूं, ठीक है, और ड्रॉ करता हूं। मैंने ये ए वेक्टर जैसे पढ़ा था वैसे ही रहने दिया, लिखा रहने दिया, ए वेक्टर है ये, कोई बात नहीं। इस सी वेक्टर को मैंने ऐसे उठा के यहां पे शिफ्ट किया। आप वेक्टर को बिना डायरेक्शन किए शिफ्ट कर सकते हैं, आप वेक्टर को बिना डायरेक्शन चेंज किए, उसका ऑर्डर चेंज किए शिफ्ट कर सकते हैं। तो क्या किया मैंने, ये वाला वेक्टर यहां उठा के पटक दिया। कौन सा वेक्टर है, सी वेक्टर, ठीक है। अब ये बी वेक्टर है, मैंने क्या किया, ट्राइंगल बनाना है मेरे को, अपन ने पहले ही पढ़ा था ट्राइंगल, और ट्राइंगल बनाने क्या करेंगे, इस बी वेक्टर को यहां उठा के मैं रख दूंगा, ठीक है। डायरेक्शन सेम है, इसी डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन। अब देखिए, अगर ए वेक्टर को आप नोटिस करेंगे, ए वेक्टर को आप नोटिस करेंगे तो वो कुछ ऐसा जा रहा है, अगर आप समझने की कोशिश कर रहे होंगे। ए वेक्टर को आप समझेंगे तो कुछ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है, या फिर जो अभी बताया था कि क्या है, हेड टेल मिलना चाहिए तो वो सेम डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। तो ए वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। सी वेक्टर की बात करते हैं, तो सी वेक्टर को भी आप उठाएंगे तो सी वेक्टर कुछ ऐसा जा रहा है। हाँ, ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है।
बी वेक्टर को उठाएंगे तो बी वेक्टर कुछ ऐसा जा रहा है, हाँ ये बी वेक्टर ऐसा जा रहा है, तो ये एंटी क्लॉक जा रहे हैं, ठीक है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब डायरेक्शन तो अपोजिट हुई, डायरेक्शन तो अपोजिट होंगी। तो क्या हुआ, और डायरेक्शन से भी इन दोनों का क्या मिल रहा है, हेड और टेल मिल रहा है, इसमें टेल और टेल मिल रही है, इसमें हेड और हेड मिल रहा है। आप अगर समझ पा रहे होंगे इस चीज को कि यही दो चीज है जिसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन है हेड का टेल का, ठीक है, इसमें टेल और टेल फॉर्म हो रही है, इसमें हेड और हेड फॉर्म हो रहा है, मतलब जहां पे हेड टेल है वो वेक्टर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। और आप इस चीज से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ए वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, सी वेक्टर भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बट जो बी वेक्टर है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या बोल रहा था स्टेटमेंट ट्रायंगल लॉ का कि दो वेक्टर जो सेम डायरेक्शन में उनको एक साथ पकड़ के लिख दीजिए, तो ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर, जो दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में को एक साथ लिखिए, और वो जो दो वेक्टर एक साथ लिखे हुए वो किसके बराबर होंगे, जो अपोजिट डायरेक्शन में जो सा वेक्टर जा रहा है उसके बराबर होंगे। तो कौन सा अपोजिट डायरेक्शन में, बी वेक्टर के बराबर है, समझे। तो ये एक ट्रायंगल लॉ अपन ने समझा, ठीक है, ठीक है। क्लियर है, चलिए यही सेम चीज है कि दो वेक्टर जो सेम डायरेक्शन में उनको पकड़िए और उसको तीसरे जो अपोजिट डायरेक्शन में उसके बराबर कर दीजिए, ठीक है। अब एक और लॉ होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मतलब पैरेललोग्राम में, चलिए इसको भी हम थोड़ा सा समझते हैं। मान लीजिए एक वेक्टर ये है, इसको मैं बोल देता हूं ए वेक्टर, एक वेक्टर ये है बी वेक्टर। अब यहां पे भी देख रहे हैं क्या है, टेल फॉर्म हो रही है, नहीं हो रही है, टेल टेल ही फॉर्म हो रही है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब देखो जहां तो ट्राइंगल था तीन वेक्टर में अपन ने यूज कर लिया, पर अब जब दो वेक्टर हो तो क्या कर सकते, समझिए, अपन इसको एक पैरेललोग्राम शेप में बंद करेंगे। कैसे करेंगे, ये अज्यूम करेंगे कि इसको अपन थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, कर दिया, ओके, और इस वेक्टर को भी शिफ्ट कर लेते हैं, हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, इन दोनों वेक्टर के बीच में कुछ रिजल्टेंट मिलेगा, रिजल्टेंट मतलब बीच वाला पार्ट मिलेगा, या आप इसको डायगोनल बोलोगे। इस वाली चीज को मैं बोल रहा हूं आर वेक्टर, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर, ओके। अब ये कुछ एंगल भी होगा, लेट्स से थीटा, ठीक है। तो इसका जो स्टेटमेंट है या फिर जो फॉर्मूला जनरेट होता है वो क्या होता है कि आर वेक्टर मतलब रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, मतलब वेक्टर ए का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर मतलब वेक्टर बी का स्क्वायर, प्लस 2 ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर कॉस थीटा। ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट वेक्टर का, ठीक है। तो ये थीटा क्या है, कॉस थीटा, ये यहां से आया है, क्लियर है। चलिए, तो ये सेम चीज है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, अपन ने भी वही सेम चीज पढ़ी, ठीक है। चलिए, अब कुछ आपको बेसिक सी चीज और बताते हैं कि वेक्टर में ना दो तरीके के प्रोडक्ट भी होते हैं। प्रोडक्ट मतलब उनको सॉल्व करने का तरीका बोल लीजिए। दो तरीके के प्रोडक्ट कौन से होते हैं, पहला जो प्रोडक्ट होता है वो होता है डॉट प्रोडक्ट। पहला प्रोडक्ट होता है, क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अब अपन कोई दो वेक्टर्स को लेंगे और उनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या होगा वो थोड़ा सा समझते हैं। मैंने माना चलो एक वेक्टर ए लिया, उनके बीच एक और वेक्टर बी लिया, इन दोनों का मैंने डॉट प्रोडक्ट किया, इन दोनों का मैंने डॉट प्रोडक्ट किया, तो क्या आएगा, इसका रिजल्ट आता है ए बी कॉस थीटा। क्या आएगा, ए बी कॉस थीटा, क्लियर, ओके। अब देखा आपने कि दो वेक्टर अगर का ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, जब वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट
वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट किया जाता है तो हमेशा क्या मिलता है, स्केलर मिलता है। समझ रहे, मतलब इस पे आपको कोई वेक्टर साइन दिख रहा है क्या, इस पे आपको फॉर्मूले पे कोई वेक्टर साइन दिख रहा है क्या, नहीं। तो जब दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो क्या मिलेगा, हमेशा स्केलर मिलेगा। ठीक है, आई थिंक ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, सेकंड जो चीज होती है वो होता है क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्रॉस समझ रहे होंगे, क्रॉस। ठीक है, सेम चीज मान लीजिए ए वेक्टर है, इसका क्रॉस किया गया दूसरे किसी वेक्टर बी से तो क्या मिलेगा, ए बी साइन थीटा। बट थोड़ा सा यहां पे क्या है, ट्विस्ट है। ये जो फॉर्मूला है अपने साथ एक यूनिट वेक्टर लेके आता है जिसको बोलते हैं एन कैप। क्या बोलते हैं, एन कैप। ये क्या करता है, अपने साथ एक यूनिट वेक्टर लेके आता है जिसको बोलते हैं एन कैप। तो आप देख रहे हैं कि वेक्टर क्रॉस वेक्टर किया तो क्या मिल रहा है, वेक्टर ही मिल रहा है। क्यों, क्योंकि एन कैप का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो क्या होगा, वेक्टर ही होगा। क्लियर है। ठीक है, एक थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें तो एक आपको चीज बतानी है, क्या कि वेक्टर इंटू स्केलर क्या होगा। आप गैस कर सकता है कोई कि वेक्टर इंटू, अभी तो अपन ने वेक्टर वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट पढ़ लिए, वेक्टर इंटू स्केलर क्या होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास दिया हुआ है 2i कैप प्लस 4j कैप, 4j कैप। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं स्केलर क्वांटिटीज से तो क्या आएगा, क्या होगा देखते हैं, थोड़ा सा समझना इसको। 2 2 ज़ा 4 i कैप प्लस 2 4 ज़ा 8 j कैप। आप देख रहे हैं कैप आ रहा है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी आते हैं। मतलब जब वेक्टर इंटू स्केलर होता है तब भी रिजल्ट क्या आता है, वेक्टर आता है। क्लियर है, क्लियर है। एक और केस देखते हैं, जब वेक्टर डिवाइडेड बाय स्केलर होगा, वेक्टर डिवाइडेड बाय स्केलर होगा कुछ तो क्या आएगा, उसका भी रिजल्ट थोड़ा सा समझते हैं। मान लीजिए आपके पास फिर से वही सेम एग्जांपल कि ए वेक्टर क्या है, 2i कैप प्लस 4j कैप है, और बी वेक्टर मान लीजिए 2 है, मतलब बी क्या है, स्केलर है तो क्वांटिटी कितनी है, 2 है, मतलब उसकी वैल्यू 2 है। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, करते हैं तो 2 कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, i प्लस 4j, बेसिक मैथ है, ऑन 2 कैंसिल कर देंगे, क्या मिलेगा फाइनल आंसर, i कैप सॉरी मिला। मतलब जब वेक्टर क्वांटिटी किसी स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड होती है तब भी क्या आता है, वेक्टर आता है। ठीक है, ये यहां पे समझाने का मेरा एक ही पॉइंट है कि आगे अपन अभी पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, तो उससे आपको ये चीज लिंक करनी पड़ेगी, इसलिए आपको ये सारी चीज बताई गई हैं। क्या, थोड़ा सा कंक्लूजन समझते हैं कि जब भी दो वेक्टर आपस में डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, वेक्टर स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। जब भी दो वेक्टर आपस में क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तब क्या मिलेगा, वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। क्यों, क्योंकि साथ में एक यूनिट वेक्टर एन कैप चलता है जो डायरेक्शन बताता है। जब भी आप किसी वेक्टर का स्केलर में प्रोडक्ट करेंगे क्या मिलेगा, हमेशा वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। जब भी आप किसी वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करेंगे तब भी क्या मिलेगा, वेक्टर क्वांटिटी ही मिलेगी। ठीक है, आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। चलिए, तो अब जो अपन ने पीछे समझ लिया, अब थोड़ा सा क्या है, एक नई चीज है कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, ये सारी चीज अपन को समझनी है। ठीक है, चलिए फिर से दो कॉलम बना के अपन समझते हैं। पहली चीज जो अपनी है डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत से घुमक्कड़ लोग होंगे जिनको ट्रेवल करना पसंद होगा, तो अपन उसी पे बेसिक एग्जाम्पल समझते हैं। क्या है, मान लीजिए ये ए पॉइंट है, मतलब आपका घर है, पॉइंट ए। ठीक है, आपने यहाँ से कोई जर्नी सोची हुई है, आपने कोई यहाँ से जर्नी सोची हुई है, कहाँ कि मेरे को घूमने दिल्ली साइड जाना है। ठीक है,
मान लीजिए इंदौर है, आपने सोचा है मुझे कहाँ जाना है, दिल्ली जाना है, बट क्या बोला, दिल्ली तो जाऊंगा पर क्या है कि घूम फिर के जाऊंगा, सीधा तो मैं जाऊंगा नहीं, क्यों, क्योंकि सीधे काम हमने किए ही नहीं कभी। तो क्या होगा, आपने सोचा चलिए दिल्ली से जाने से पहले हम थोड़ा सा इंदौर से दिल्ली जाना है हमको, हमारा फाइनल डेस्टिनेशन, हमें पता है कि हमें दिल्ली पहुंचना है, वहां पे मुझे कुछ काम है, पर काम के साथ साथ क्यों ना मजा और थोड़ा सा बढ़ा लिया जाए, तो घूमते हुए चले। तो आप इंदौर से निकले तो दिल्ली तो आपका फाइनल डेस्टिनेशन ही आपको पता है, तो आप पहले चले गए आगरा, ठीक है, बी पॉइंट बोल देता हूं इसको, ठीक है। इंदौर से आगरा आपने मान लीजिए कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया, मैंने बोला 200 किलोमीटर का आपने डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, ठीक है। फिर बोला आगरा में हो गया बढ़िया है, ताजमहल देख ली, मुमताज़ देख ली, कुछ नहीं मज़ा आया, अब अपन चलते हैं थोड़ा और घूमते हैं। आगरा से आप चले गए मान लीजिए मथुरा चले गए, यहाँ पे बढ़िया धार्मिक माहौल है, दर्शन वर्शन किए आ गए, ये क्या होगा, मथुरा आपका सी पॉइंट हो गया। अब बोला मथुरा भी हो ही गए, चलो अब दिल्ली चलते हैं, तो आप यहाँ से ट्रैवल करना शुरू किया और आप आ गए दिल्ली, डी पॉइंट दिल्ली पे पहुँच गए, ठीक है। तो आगरा से जो आपकी मथुरा की दूरी थी, मान लीजिए वो 100 किलोमीटर की थी, और मथुरा से जो दिल्ली की अपना डिस्टेंस था मान लीजिए 300 किलोमीटर का था, ठीक है, समझ आया। तो कितना डिस्टेंस आपने चल लिया, कितना डिस्टेंस आपने चल लिया, तो देखिए पहले तो हाँ ए से बी गए, मतलब इंदौर टू आगरा है, कितना गए 200, फिर आगरा से कहाँ चले गए, मथुरा चले गए, 100 और चल लिया, ठीक है, चल लिया। मथुरा से फिर बोला दिल्ली आ गए, ठीक है, 300 और चल लिया, कितना हो गया डिस्टेंस आपका टोटल, 3 और 3 6, आपने 600 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, ठीक है, 600 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। तो यही तो होता है डिस्टेंस। अब एक चीज़ बताइए आप मुझे थोड़ा सा, क्या इसमें आपकी डायरेक्शन स्पेसिफाई थी, मतलब क्या आप सीधा गए, क्या आप ऊपर गए या फिर नीचे गए, कोई डायरेक्शन स्पेसिफाई थी क्या, नहीं, आपका जहां मन था घूमने का आप चले गए। तो जिसमें डायरेक्शन नहीं है, इसमें डायरेक्शन है ही नहीं, तो ये कौन सी क्वांटिटी है, कौन सी क्वांटिटी होगी जब डायरेक्शन ही नहीं है, आप कहीं भी मूव कर रहे हैं, ये कौन सी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होगी, ठीक है, समझ आई इतनी चीज आपको, ठीक है। तो डिस्टेंस अपन ने पढ़ लिया कि डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, द टोटल लेंथ ऑफ द पार्ट कवर बाय द बॉडी इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन का कोई भी रूल नहीं है, डायरेक्शन का कोई भी रूल नहीं है। तो क्या है, ये कौन सी क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई, और यूनिट क्या होगी इसकी, डायरेक्शन की मीटर होगी, एम से डिनोट कर देंगे, ठीक है, मीटर होगी, राइट। चलिए ठीक है। अब दूसरी चीज डिस्प्लेसमेंट, दूसरी चीज क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। चलिए इसको भी थोड़ा सा अपन समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, मतलब किसी दो पॉइंट के बीच का सीधा रास्ता, किसी दो पॉइंट के बीच का सीधा रास्ता, उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जैसे द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी अलोंग विथ इट्स डायरेक्शन। कैसे, देखिए अगर आपका फिर यही सेम एग्जांपल लेता हूं कि आपकी फाइनल डेस्टिनेशन दिल्ली है, ठीक है, आपको दिल्ली में बहुत अर्जेंट काम है, पर आप क्या कर रहे हैं कि चलो काम तो हर समय होता ही रहता है, घूम लेते हैं, पर बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, तो आप क्या करेंगे, इंदौर से कहाँ जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, दिल्ली जाएंगे। मान लीजिए इंदौर टू दिल्ली 500 किलोमीटर की दूरी है, इंदौर तो दिल्ली 500 किलोमीटर की दूरी है, मतलब आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया और एंडिंग पॉइंट क्या हो गया, यही तो हुआ स्टार्टिंग पॉइंट या फिर इनिशियल पॉइंट,
ये क्या हो गया, एंडिंग पॉइंट या फिर फाइनल पॉइंट, उसमें शॉर्टेस्ट पाथ यही होगा। और स्ट्रेट डायरेक्शन में, डायरेक्शन बता दी, स्ट्रेट डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट कैसे, एस से डोनेट करेंगे, स्मॉल एस से, कितना हो जाएगा 500 किलोमीटर का, 500 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, समझ आ रही है चीजें? ठीक है। अब जैसे ये बोला कि किलोमीटर है, पर ये एग्जांपल के लिए आप इसको क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बी नोट दैट 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000, 3 जीरो और चिपका दो इसको तो मीटर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको भी आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 500 लिखा रहने दो, 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर, 3 जीरो और इसको चिपका दो। ठीक है, ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब यहां पे एक चीज नोटिस कीजिए, डायरेक्शन फिक्स थी, हाँ फिक्स थी, डायरेक्शन आ रही है, डायरेक्शन आ रही है मतलब क्या, जिस चीज में डायरेक्शन आ जाए वो कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्लियर है? आई थिंक आपको यहां कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अपन ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ा। एक एग्जांपल और लेते हैं कि कंक्लूसिव चीज पे आते हैं। कंक्लूसिव चीज मतलब, अब कंक्लूजन का क्या मतलब है वो समझते हैं। पहले आपको पीछे वाली स्लाइड दिखा देता हूं कि ये क्या होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी है इसके पास, तो इसको भी किस में बोलते हैं, मीटर में ही डिनोट करते हैं। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, डिस्प्लेसमेंट की भी और डिस्टेंस की। चलिए एक कंक्लूसिव पार्ट पे आते हैं। क्या, फॉर एग्जाम्पल, सबसे सही, आपको सीधा ही जाना, बहुत अर्जेंट काम है, आपने हाईवे पकड़ा, आप इंदौर से दिल्ली निकल गए, इंदौर से दिल्ली निकल गए, आपको पता है मैंने हाईवे पकड़ा, सीधा सीधा रास्ता है, ना कोई टर्न है ना कुछ है। ठीक है, 500 किलोमीटर की दूरी है। तो यहां पे एक चीज बताइए, डिस्टेंस क्या होगी, आपकी डिस्टेंस क्या होगी। ए पॉइंट से शुरू किया, मान लीजिए ये है, ए बी है, डिस्टेंस क्या होगी, कितना पाथ आपने चला, कितना पाथ आपने चला, दिख रहा है 500 किलोमीटर चला। ठीक है, डिस्टेंस 500 किलोमीटर हो गई। ठीक है, अब अपन बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट आप देख पा रहे हैं कि ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है या इनिशियल पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है, बी पॉइंट है, स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहे हैं, स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा, 500 किलोमीटर हो सकता है अगर आप स्ट्रेट ट्रेवल कर रहे हैं। तो यहां से आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। तो एक कंक्लूजन क्या मिला यहां से कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट when they follow straight path। ठीक है, ठीक है कि अगर वो स्ट्रेट पाथ में जा रहे हैं तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं, पर कभी भी ये नहीं होगा कि डिस्टेंस छोटा हो जाए और डिस्प्लेसमेंट बड़ा हो, नेवर। ठीक है, कभी भी। सेकंड चीज, डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। ओके, क्लियर है? ठीक है कि डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से छोटा नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस हाँ इक्वल हो सकते हैं जब वो स्ट्रेट पाथ में फॉलो कर रहे हो। ठीक है, एक और चीज, थर्ड वन, फॉर एग्जाम्पल इसी पे कि आपने स्टार्टिंग अपनी जर्नी की ए से,
आप बी पे गए, आपका होम टाउन है इंदौर, आपने क्या किया, वापस आप काम निपटाया और वापस कहाँ आ गए, यहीं आ गए। तो क्या किया कि ए से आपने जर्नी शुरू की, स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम ए से ही शुरू की, ठीक है, ए से शुरू की और घूम के आप वापस ए पे ही आ गए, घूम के आप वापस ए पे ही आ गए। इसका मतलब क्या है कि आपका फाइनल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल पॉइंट या फाइनल पॉइंट सारा कुछ क्या बन गया, ए ही बन गया। इसका मतलब क्या है कि आप घूम फिर के वापस ए पे आ गए, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहाँ पे जीरो है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहाँ पे जीरो है। एक और एग्जांपल के बताता हूँ कि एक सर्कल है मान लीजिए, ठीक है, उसकी डायमीटर है मान लियो 2r, ठीक है। अब बोला आपने ये कोई इसका पॉइंट है ए पॉइंट, आपको एक चक्कर मारना है, आपको इस सर्कल का चक्कर मारना है। ये चक्कर मारा 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 और ए पे वापस आ गए। तो क्या हुआ, आपने ए से ही स्टार्ट किया था और वापस ए पे ही आ गए। मतलब आपका स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट या फिर इनिशियल पॉइंट या फाइनल पॉइंट क्या होगा, सब ए ही तो होगा। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कैन ऑल्सो बी जीरो। जीरो, ठीक है। ये कंक्लूसिव पार्ट था जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बताना था आप सभी को। तो ये 3 पॉइंट हैं क्या, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल व्हेन दे आर फॉलो अ स्ट्रेट पाथ। सीधे ही पार्ट में जा रहे हैं तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हाँ इक्वल हो सकते हैं, बट डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। थर्ड पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट कैन ऑल्सो बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, ठीक है। एक और अगर एग्जांपल दूं डिस्प्लेसमेंट का तो ये देख लीजिए क्या है। आपको सी नामक फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जाना है, ओके। आपने क्या किया, आपने अपने एक दोस्त को कॉल किया, हेलो बी, पार्टी में चल रहे हो। बी बोलता है हाँ मेरे को लेने आ जाओ, अपन यहां से सी पे चलेंगे। तो आप पहले कहां गए, 3 मीटर मान ली, यहां पे गए 4 मीटर, ये आपकी डिस्टेंस। तो पहले आप 3 मीटर गए, बी को उठाया, फिर आप दोनों मिलके कहां गए, सी के यहां गए। तो डिस्टेंस कितनी हो गई, 7 हो गई। पर ए के पास ऑप्शन ये था कि वो सीधा पाथ फॉलो कर ले, मतलब यहां से चल दे, सी पे पहुंच जाए डायरेक्ट, ऑप्शन था ए के पास। तो क्या होता है, ये देख रहे हो 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। पाइथागोरस थ्योरम लगा लोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो एसी क्या मिल जाएगा, अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मतलब 16 प्लस 9, एसी कितना आ जाएगा 5। समझ आया कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटा ही रहेगा, ठीक है, या इक्वल हो सकता है या डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा, बड़ा कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। ये सारी चीज अपन ने अभी तक पढ़ी। अब अपना जो आता है रेट ऑफ मोशन, मतलब मोशन किस चीज, मोशन कैसे बदलता है। तो पहली अपन को चीज पढ़नी है स्पीड। तो स्पीड क्या है, थोड़ा सा अपन डेफिनेशन वगैरह इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, इट इज हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ठीक है। चलिए स्पीड देखते हैं कि रेट ऑफ चेंज, चेंज लिखा है किसका, डिस्टेंस का, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब समय के साथ कितना आप डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं उसको क्या बोला जाएगा, स्पीड बोला जाएगा। स्पीड, स्पीड को, ठीक है, स्पीड का मतलब क्या है कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया दिए गए समय में, या उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में आपने कितना समय लिया, उसको क्या बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे। अब देखो पहले इसकी थोड़ी सी अपन यूनिट वगैरह देख लें। स्पीड की यूनिट क्या होती है, देखो डिस्टेंस किस में होती है, मीटर में होती है, मीटर में होती है। टाइम किस में होता है, सेकंड में होता है। तो इसकी स्पीड की यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकंड। स्पीड की यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब एक चीज और देखिए, अब थोड़ा सा बताइए कौन सी क्वांटिटी है, ये कौन सी क्वांटिटी है, थोड़ा सा टाइम लेके बताइए आप जरा सोच के। डिस्टेंस क्या है अपन ने पढ़ा था, क्या था, स्केलर क्वांटिटी था।
स्पीड क्या है, सॉरी टाइम क्या है, वो भी स्केलर क्वांटिटी है। मतलब स्केलर अपॉन स्केलर, क्या स्केलर ही तो होगा। तो ये कौन सी क्वांटिटी है, स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, जैसे ए से बी पॉइंट तक आपको जाना है। ए से बी पॉइंट का डिस्टेंस है मान लीजिए 50 मीटर का। कितना है, 50 मीटर का। आप इसको ट्रैवल करने में कितना समय लगाते हैं, 10 सेकंड का समय लगाते हैं। तो स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड इज इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना, 50 मीटर का, 50, टाइम कितना, 10 सेकंड का। शून्य से शून्य कट गया, क्या बचा, 5। 5 अकेला नहीं, यूनिट लिखनी पड़ेगी। क्या होती है यूनिट, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आई थिंक स्पीड क्लियर हुआ होगा, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, चलिए अब दूसरी चीज, स्पीड के बाद यही है। ठीक है, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी शब्द आया है नया सा, सर ये होता क्या है, तो समझते हैं वेलोसिटी क्या होता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट का चेंज होना। अब डिस्प्लेसमेंट क्या था कि किसी स्टार्टिंग पॉइंट या एंडिंग पॉइंट या फिर इनिशियल पॉइंट या फाइनल पॉइंट में स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रेवल करना, क्या था, डिस्प्लेसमेंट ही था। कि चेंज इसमें किसमें हो रहा था, डिस्टेंस में, इसमें किसमें, चेंज डिस्प्लेसमेंट में विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। किसमें, रिस्पेक्ट टू द टाइम। आपको पता है डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, मतलब उसके बाद डायरेक्शन है। तो क्या बोल सकते हो, अब ये फिजिक्स में चेंज को 3 तरीकों से दर्शाया जाता है या बताया जाता है। कैसे समझते हैं, या तो आप पहले डेल यूज कर लो, ठीक है, या फिर डेल्टा यूज कर लो, या फिर डी अपॉन डी एक्स बाय जेड, कुछ भी यूज कर लो। अब ये क्या है बताता हूँ, चेंज लिखा है ना, चेंज लिखा है ना, तो क्या हो जाएगी वेलोसिटी, क्या बोल सकते हैं इसको, डी एस बाई डी टी, मतलब चेंज इन टाइम कितना डिस्प्लेसमेंट वो किया, डी एस बाई डी टी, डेल एस। ठीक है, या इसको और क्या बोल देंगे, डेल एस बाई डी टी, डेल्टा टी बोल दो। तो ये क्या लिख रहा हूँ यार, या फिर डी एस बाई डी टी लिख दीजिए, कोई तकलीफ नहीं। 3 तरीकों से आप चेंज बता सकते हैं। अब आपको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। मार दो एरो, मार दो एरो। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ये भी क्या होगा, वेलोसिटी भी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। वेलोसिटी को v से डोनेट करते हैं। ठीक है, वेलोसिटी भी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, कैसे, अब भी अपन ने पिछली स्लाइड में देखा था, क्या, वेक्टर अपॉन स्केलर ऑलवेज वेक्टर, वेक्टर अपॉन स्केलर ऑलवेज वेक्टर, इसलिए ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। समझ आया, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। चलो इसकी पहले मैं यूनिट बता दूं, यूनिट सेम होती है मीटर पर सेकंड, कोई चेंज नहीं है। कहाँ गया ये सेम ही यूनिट होती है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, अब ये ए ऑब्जेक्ट था, इसको घसीट के कहाँ ले गए, बी पे ले गए। ठीक है, फिर सी पे ले गए। ठीक है, आप ए पे थे, आप सीधी डायरेक्शन में गए, बी पे आए, तो ए से बी तक का डिस्टेंस मान लीजिए दिया हुआ है 20 मीटर, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 20 मीटर का, सीधी डायरेक्शन में जा रहे हैं क्योंकि टाइम जो लग रहा है वो 10 सेकंड का लग रहा है। ठीक है, आप कुछ देर रुके बी पे, आप कुछ देर रुके, फिर आपने सीधी डायरेक्शन में चलना शुरू किया, तो क्या हो गया आपकी बार, थोड़ा तेजी से चले, टाइम भी ज़्यादा ले लिया, सेकेंड 20 सेकंड ले लिए, 20 सेकंड ले लिए, समझ आ रहा है, 20 सेकंड ले लिए आपने।
तो चेंज क्या हुआ? मान लीजिए आप कोई एग्जाम दे रहे हैं, 2 मॉक टेस्ट लगाया आपने, पहले हफ्ते में आपके 20 नंबर आए, दूसरे हफ्ते में आपने प्रिपरेशन हार्ड की और आपके 40 नंबर आ गए, तो चेंज क्या होगा? 40 माइनस 20, मतलब आपने 20 नंबर का गेन किया या 20 नंबर से अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर ली। तो वही तो है क्या? यहां देखिए क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। यहां पे डिस्प्लेसमेंट में चेंज कितना है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बताता हूं। वेलोसिटी यही तो होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो कितना चेंज आया? तो क्या होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट? फाइनल माइनस इनिशियल। टाइम में भी फाइनल माइनस इनिशियल। चलिए पहले कितना था? 20 मीटर का आपका क्या था? डिस्प्लेसमेंट था। बाद में कितना हो गया? 40, मतलब फाइनल क्या हो गया? 40। इनिशियल क्या हो गया? 20। 40 माइनस 20 अपॉन टाइम। आप पहले 10 सेकंड ले रहे थे, अब कितना लेने लगे? 20 सेकंड लेने लगे, मतलब चेंज कितना हुआ? फाइनल टाइम आपका 20 सेकंड, इनिशियल टाइम आपका 10 सेकंड। कितना आ गया? मैथ है भैया, कर लो। 20 अपॉन 10, 0 से 0 खत्म। 2 मीटर पर सेकंड का आपका क्या आ गया? वेलोसिटी आ गई, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? आगे चले अपन। चलिए स्पीड एंड टाइम, इसी पर रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है। A car travel a total distance L. It travel half the distance with the speed v1 and the other half of the with speed v2. The average speed of the car is, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन समझिए कि एक कार जो है वो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है? एल ट्रेवल कर रही है। मान लीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है कार का, ये एंडिंग पॉइंट है, तो ये क्या कर रही है? टोटल डिस्टेंस एल ट्रेवल कर रही है, मान लिया। अब क्या हुआ कि इफ ट्रेवल हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड v1, मान लीजिए आधी दूरी है, वो कितनी स्पीड से करती है? आधा यही होगा, हाँ होगा, तो ये v1 से करेगी। अगर मान लीजिए वो पूरी है तो आधी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? स्पीड हो गई। तो डिस्टेंस ये कितनी हो जाएगी? आधी l/2 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आधा तो यही होगा l/2। अगर बोले पूरी डिस्टेंस 4 मीटर की, तो आधी डिस्टेंस कितनी होगी? 2 मीटर की, 2 से डिवाइड ही तो क्या, तो l/2 हो जाएगी। और जो आधी डिस्टेंस है वो v2 से कर रहा है, तो अब ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी? l/2 हो जाएगी। आई थिंक इतनी आपको चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। अब पूछा एवरेज स्पीड बताइए, ठीक है, एवरेज स्पीड बताइए। तो अपन क्यों ना थोड़ा सा इसको देखा जाए। तो अपन को फॉर्मूला पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम। डिस्टेंस इज सॉरी क्या लिख दिया, सॉरी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम। अरे सेम मिस्टेक दोबारा यार। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी, ठीक है। कि स्पीड क्या है? कितनी डिस्टेंस आपने ट्रेवल की, कितने टाइम पे, ये क्या है? स्पीड है, ठीक है। तो अब देखो टाइम निकालना है, क्या करना है? टाइम निकालना है। तो टाइम को यहाँ ले जाओगे, स्पीड को नीचे ले आओगे, तो टाइम। अब मैं इसको T1 बोल रहा हूँ। T1 क्यों बोल रहा हूँ? क्यों? क्योंकि मैं आधे हाफ का मेजर करने वाला हूँ, ठीक है, आधे हाफ का मेजर करने वाला हूँ पहले। तो क्या हो जाएगा? T1 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो होगा। तो T1 निकाल लूँ पहले, तो क्या आएगा? T1 टाइम 1 मान लेता हूँ इसको। डिस्टेंस कितनी है? आधी हो गई, l/2 हो गई, l/2 इंटू स्पीड कितनी है? v1 इंटू v1, ठीक है। ये यहाँ से T मिल गया। T2 निकाल लूँ, क्या होगी? वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो l/2 तो ये भी है, पर वेलोसिटी या स्पीड कितनी हो गई? v2 हो गई, ठीक है। ये T2 हो गया। फाइनल टाइम कैसे आएगा? फाइनल टाइम कैसे आएगा? इन दोनों को ऐड करके आएगा कि टाइम T1 प्लस T2, ठीक है। क्या करना पड़ेगा? इनको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ऐड कर लेते हैं। T इज इक्वल टू T1 कितना है? L 2 अपॉन v1 प्लस L
2/v2, ठीक है। ये हो गया। कुछ कॉमन दिख रहा है? हाँ ले लेते हैं। क्या L कॉमन दिख रहा है? ले लीजिए। 1/2v1 प्लस 1/2v2। कोई डाउट नहीं है? क्लियर है? अब थोड़ा सा इसको ध्यान रखिए, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपन। अब उन्होंने क्या पूछा था? स्पीड पूछी थी। अरे एवरेज स्पीड पूछी थी उन्होंने। तो स्पीड का अपन को फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी थी? टोटल डिस्टेंस L। टाइम कितना आया देख लीजिए, L√A। L अपॉन क्या, 1/2v1 प्लस 1/2v2। ओके, कोई डाउट? खत्म हो गया, ठीक है। उसको वैसे ही लिखा रहने दो। ये क्या लिखा हुआ है? 1/, एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा? 2v1v2 प्लस 2v1 अपॉन में क्या, 2v1 इंटू v2, ठीक है, ठीक है। 2v1 इंटू v2, ये एलसीएम आया। क्या होगा? पलट जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या आंसर आ जाएगा? 2v1 इंटू v2 अपॉन, कहाँ गया? अच्छा ओके ओके ओके, सॉरी। रेजर। देखिए टाइम मिल गया था अपन को यहां से, ठीक है। ठीक है, यहां पे देखती है 2 नहीं 4 आएगा बेटा। टू v1 इंटू 2v2 क्या आएगा? एलसीएम आएगा इसका, 2 का इंटू हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 4v1 इंटू v2 अपॉन क्या लिखा हुआ है? 2 कॉमन ले लीजिए, v1 प्लस v2 कैंसिल करेंगे, 2 आ जाएगा। कितना आएगा फाइनल आंसर? 2v1 इंटू v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। क्या कहीं ऐसा कुछ ऑप्शन दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है सर, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ये फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर हैं? चलिए इसके पीछे क्वेश्चन तो नहीं रहेगा कोई? नहीं, चलिए। ए पर्सन बर्न अ फायर क्रैकर इन फ्रंट ऑफ अ क्लिफ एंड हियर्ड इट्स इको। अभी मैंने 3-4 बार जो बोला इको क्या है? गूंजना आवाज। इको समझ रहे हो कि आप नदिया किनारे बैठे हो या पहाड़ पे बैठे हो, आपने लगाई बहुत जोर से आवाज, वही आवाज आपको रिटर्न में सुनाई दी। मतलब एक टाइम आवाज गई और रिटर्न होके आई, तो क्या है? ये इको है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं ये वाला। द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द पर्सन, क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस। इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इज 340 मीटर पर सेकेंड, गिवन क्या है? क्या है ये? गिवन क्या दे दिया है? वाइट ले लेता हूं पेन। टाइम दे दिया है कि ए पर्सन बर्न अ फायर क्रैकर इन फ्रंट ऑफ अ क्लिफ एंड हियर इट्स इको 5 सेकेंड आफ्टर इट वर्ड्स। कब सुनता है? 5 सेकेंड बाद जब वो चल जाता है। तो टाइम भी मिल गया, पर देखना भाई इको है ये, ठीक है। 5 सेकेंड बोल जरूर रहा है। द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द पर्सन इफ द स्पीड दे दी 340 मीटर पर सेकेंड की। अब मीटर पर सेकेंड है मतलब क्या? स्पीड है। डिस्टेंस क्या करनी है? फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सॉरी, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अपन को फाइंड क्या करना है? फाइंड क्या करना है? डिस्टेंस फाइंड करनी है। मतलब डिस्टेंस यहां से क्या मिल जाएगी? स्पीड इंटू टाइम मिल जाएगी। डिस्टेंस निकालते, स्पीड अपन को पता है 340। 340 कहां गया? मीटर
पर सॉरी अभी यूनिट नहीं लिखते हैं, आखिरी में अपन लगा देंगे। 340 टाइम 5 सेकंड का, टाइम कितना लग रहा है 5 सेकंड का। पर यहाँ पे एक थोड़ी सी चीज आपको समझनी पड़ेगी कि इको की बात हुई है, क्वेश्चन में तो 5 सेकंड दे दिया, इको की बात हुई है मतलब एक टाइम आपने बोला तो आपकी आवाज आगे गई, फिर वही टाइम में वापस घूम के आई, मतलब 2 ट्रेवल हो गए ना। ठीक है, तो टाइम को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, किससे, 2 से, या फाइनल आंसर जो भी आएगा उसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये 2 इको क्या करती है, एक साउंड को दोबारा सुना के देती है, पर अपन को एक ही बार का जानना है तो इंटू कर लेते हैं। कीजिए 1700 आंसर नहीं, अभी 2 से डिवाइड नहीं हुआ है ना, कितना आएगा 850 है कहीं 850, हाँ हाँ है मिल गया। ठीक है, क्लियर हुआ ये। चलिए अब मोशन में चेंज, या फिर अपन एक बहुत ही अच्छा शब्द जानने वाले हैं जिसका नाम है एक्सेलरेशन। क्या है एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन का मतलब है कि किसी स्टेट में चेंज होना। जैसे सभी ने गाड़ी चलाई होंगी और स्कूटी वगैरह तो चलाते ही रहते हैं लोग, तो क्या करते हैं, जैसे आप एक्सेलरेटर खींचते हैं तो क्या होता है, एक्सेलरेटर खींचते हैं तो क्या होता है, आप रेस्ट पे होते हैं, गाड़ी खड़ी हुई है अभी, पर आपने एक्सेलरेट किया मतलब वो रेस्ट से क्या हुई, मोशन में आ गई, मतलब उसकी वेलोसिटी में चेंज हो गया। यही तो है कि आप अभी गाड़ी खड़ी हुई थी, चाबी फंसाई, आपने एक्सेलरेटर खींचा, एक्सेलरेटर जब आपने खींचा तो क्या हुआ, रुकी हुई थी गाड़ी, रुकने के साथ जैसे ही थोड़ी सी आपने रेस दी या एक्सेलरेट किया, आगे बढ़ गई, मतलब ये क्या है, वेलोसिटी में चेंज है। पहले वो रुकी हुई थी, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फिर थोड़ा सा आपने एक्सेलरेट किया, वो आगे बढ़ गई, आगे बढ़ी तो क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी कुछ और हो गई, तो उसको ही तो एक्सेलरेशन बोलते हैं। थोड़ा सा अपन डेफिनेशन वगैरह समझते हैं, क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है। अभी आप रेस्ट पे थे, आपकी वेलोसिटी 0 थी, थोड़ा सा आपने चेंज किया, एक्सेलरेट की गाड़ी को, क्या हुआ, मोशन में आया, आपकी वेलोसिटी फाइनल कुछ और बदल गई। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट मेजर हाउ क्विकली द वेलोसिटी बोथ स्पीड और डायरेक्शन चेंजेस, मतलब स्पीड और डायरेक्शन कितनी क्विकली चीज चेंज होती हैं। स्टेट आप रेस्ट पे थे, एक्सेलरेट किया, क्या हुई, डायरेक्शन स्पीड चेंज हुई, पहले रुका हुआ था बहुत स्पीड से आगे बढ़ने लगे, डायरेक्शन में आप कहीं भी गए तो आपके स्पेसिफाइड डायरेक्शन की गई है। ठीक है, तो क्या होता है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन का मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, एक्सेलरेशन समझाते हैं। एक्सेलरेशन, अब भाई आपको पता है कि वेलोसिटी इसमें आई है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी थी, तो ये भी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी, मतलब किसी भी एक वेक्टर क्वांटिटी का आ जाना उसको पूरा वेक्टर बना देता है। अब भी अपन ने प्रूफ भी किया था पीछे। तो क्या होता है एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यही तो है एक्सेलरेशन। अब फिजिक्स में 3 टाइप के चेंज थे, मतलब किसी भी चेंज से आप इसको शो कर सकते हैं, या फिर क्या बोल दो, डेल वी अपॉन डेल टी, या फिर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, या फिर डी वी बाई डी टी। पर क्या है, ये सब वेक्टर हैं, एरो मार दो सब पे, तो एक्सेलरेशन भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, किसी भी तरीके से बोल सकते हो। ठीक है, अब इसको क्या बोल सकते हो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज हो रहा है, हाँ हो रहा है, किसी स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट जा रही है चीज, मतलब इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे जा रही है, तो क्या बोलोगे, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। ठीक है, समझे, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। अब थोड़ा सा इसकी यूनिट, क्वांटिटी कौन सी है, एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, याद कर लो। ठीक है, यूनिट देख लेते हैं। अब देखो यूनिट के लिए यही बताता हूं, चेंज इन वेलोसिटी,
चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती थी, हमें जहां तक याद है मीटर पर सेकंड होती थी, मीटर पर सेकंड होती थी, होती है, होती रहेगी। टाइम, टाइम सेकंड है, एक और टाइम आ गया सेकंड। ऊपर तो मीटर ही है, सेकंड इंटू सेकंड क्या बन जाएंगे, सेकंड स्क्वायर बन जाएंगे। तो यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका एक एग्जांपल बता देते हैं आपको। मान लो फिर से एक ये ए पोजीशन है, ये बी पोजीशन है और ये सी पोजीशन है। आप ए पोजीशन से वेलोसिटी मेजर कर रहे हैं, तो आपकी वेलोसिटी मान लीजिए ए टू वी कितनी है, 40 मीटर पर सेकंड की है। ठीक है, और टाइम आपको कुछ लगा, कितना लगा, 20 सेकंड लग गया, लग जाने दीजिए, कोई बात नहीं, बहुत समय है। फिर आप बी से सी जाते हैं, आपकी वेलोसिटी फिर बदली, क्या बदली कि अब आपकी 80 मीटर वेलोसिटी हो गई पर सेकेंड, पर टाइम भी आपको कुछ लगा, हाँ लगा। अब की बार कितना लग गया, मान लीजिए अब की बार आपको ने 40 सेकंड टाइम ले लिया। तो एक्सेलरेशन क्या बोलता है, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी या अपॉन चेंज इन टाइम, ही तो बोलता है। या इसको और अच्छे से डोनेट कर लीजिए, डेल बी अपॉन डेल टी, यही है ना। ठीक है, अब वेलोसिटी चेंज हो रही है, हाँ हो रही है, क्या हो रही है, फाइनल कुछ हो रही है, कुछ इनिशियल हो रही है, कुछ टाइम भी चेंज हो रहा है, कुछ फाइनल टाइम है, कुछ इनिशियल टाइम है ना। ठीक है, फाइनल क्या है, 80 हो गई आपकी आखिरी में, इनिशियल क्या थी, 40 थी, अपॉन फाइनल टाइम 40 लग रहा था पहले, इनिशियल टाइम 20 लग रहा है। कैलकुलेट कीजिए जरा इसको, 40 अपॉन 20 उड़ा दो, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या है, आपका एक्सेलरेशन है। मतलब चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो रही है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से हो रही है। वही तो है कि आपका एक्सेलरेशन कितना आया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आया। चलिए इसी का एक और चीज होती है, मतलब स्लाइड ले लेता हूं, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब जब एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाए, जब एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाए उसको रिटार्डेशन बोलेंगे। अब एक्सेलरेशन नेगेटिव भी होता है, कैसे, तो पहला एग्जांपल एक्सेलरेशन का क्या था कि अब गाड़ी बंद थी, आपने एक्सेलरेट किया, वो चलना शुरू हुई, मतलब रेस्ट से कहाँ आई, मोशन में आई। ठीक है, अब भाई चलाते ही थोड़ी रहोगे, अब उसको वापस कहीं ना कहीं घर ला के पार्क भी तो करोगे। तो मोशन से कोई चीज रेस्ट में चली जाए, मोशन से कोई चीज रेस्ट में चली जाए तो उसको क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन। मतलब एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, रिटार्डेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का नेगेटिव, कोई क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं, मतलब नेगेटिव हो सकता है। कैसे, मान लीजिए आपकी जो गाड़ी अभी चल रही है वो 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से चल रही है, पर क्या हुआ, अभी चल रही है, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको उसको रेस्ट में खड़ा करना पड़ेगा, तो अब आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा, या वेलोसिटी बिल्कुल क्या हो जाएगी, अभी आपकी गाड़ी 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रही है, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि उसको आपको क्या करना पड़ेगा, बंद करके पार्क करना पड़ेगा। मतलब चलते हुए कहां आ रहे हो, रेस्ट पे आ रहे हो ना, अभी चल रहे थे, अब कहां आ रहे हो, रेस्ट पे आ रहे हो ना, तो क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी क्या बन गई, अब जीरो बन गई। तो क्या होता है अपना फॉर्मूला, फाइनल माइनस इनिशियल। यही होता है ना, फाइनल माइनस इनिशियल।
तो 0 ही हो गया। कुछ इनिशियल आपका रहने दो 20, टाइम आपने मान लीजिए लगाया कुछ भी 15 सेकंड लगाए, कुछ भी लगाए, तो क्या होगा देख लीजिए, 0 से कुछ माइनस करोगे नेगेटिव ही आएगा, ठीक है, नेगेटिव ही आएगा। तो रिटार्डेशन का एक्सेलरेशन नेगेटिव हो भी सकता है, तो इसको क्या बोलते हैं, जो नेगेटिव है रिटार्डेशन, मतलब नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। ये चीज क्लियर हो रही होगी, ठीक है। या तो डी एक्सेलरेट बोल दो या रिटार्डेशन बोल दो या नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, तो ये चीज भी पॉसिबल होती है, ठीक है। कि आप गाड़ी चला रहे थे, चलाते चलाते क्या किया आपने, पार्क कर दी, तो आप 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे थे, फिर क्या किया 0 पे आ गए, तो भाई फाइनल तो 0 हो गई। इनिशियल कुछ भी हो, क्या जाता है 0 में से जब कुछ माइनस करोगे तो हमेशा नेगेटिव ही आएगा। क्लियर है, चलिए। ये अपन ने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के अपन ने क्वेश्चन पीछे देखे थे। थोड़ा सा सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन पे करते हैं। एक थोड़ा सा आपको चीज़ कॉन्सेप्ट समझाना है, बताता हूँ मैं। एक केस ले लीजिए, चलिए। एक ये सर्कल है, ठीक है, सर्कल है, आपका स्टार्टिंग पॉइंट और कुछ इसका डायमीटर है 2r। रिजल्ट दो, एक ये सर्कल है, ठीक है, कुछ रेडियस होगी, हाँ रेडियस r है, इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। यहाँ भी रेडियस होगी r, इसको बोलेंगे। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एक पूरे सर्कल को कवर करने में, एक पूरे सर्कल को कवर करने में, बता दूं, चलिए ये एग्जांपल पहले समझते हैं। ये कुछ रेडियस आर है, ठीक है, सर्कल है, आपने ए पॉइंट से चलना शुरू किया, ए पॉइंट से चलना शुरू किया, चलते 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 वापस ए पॉइंट पे आ गए, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। पहले आप डिस्प्लेसमेंट बता दीजिए, क्योंकि आपको मैंने बहुत अच्छे से पीछे एक्सप्लेन किया था कि अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट भी वही है, एंडिंग पॉइंट भी वही है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, शून्य। डिस्प्लेसमेंट तो शून्य हो गया, 0 हो गया। पर अब डिस्टेंस तो कुछ चली होगी भाई, डिस्टेंस तो कुछ चली होगी, हाँ चली होगी। कैसे, डिस्टेंस तो कुछ चली होगी, कैसे, ये ही तो चला अपने, मतलब सर्कल का सरकमफेरेंस ही तो चला, सर्कल का सरकमफेरेंस ही तो चला। तो सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है, 2πr होता है। r क्या है, रेडियस है, पाई की वैल्यू कुछ होती है 3.14 करके, तो यही तो हुआ। समझ आया, जब आप पूरा सर्कुलर पार्ट ट्रेवल कर लेते हैं तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है और डिस्टेंस उसके सरकमफेरेंस के बराबर हो जाता है। सेकंड चीज समझिए, फिर से सर्कल है, रेडियस r है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये भी r होगी अगर रेडियस ये r है तो। अब बताइए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अब देखो डिस्प्लेसमेंट तो बोलता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच शॉर्टेस्ट पाथ। तो अब देखो इसमें आप पाइथागोरस लगा सकते हैं, एक ट्राइंगल बना सकते हैं, अगर इसको निकालेंगे तो क्या आएगा, √2r आ जाएगा, क्या डिस्प्लेसमेंट, ऐसे डोनेट किया मैंने। और ये क्या है तो सरकमफेरेंस ही, पर ये 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड हो रहा है, 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड हो रहा है, तो क्या होगा सरकमफेरेंस। अगर पूरा सर्कल होता तो सरकमफेरेंस या फिर डिस्टेंस क्या होती, 2πr होती, बट ये पूरे सर्कल की, ये 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो 4 से अपन को इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा। काट दिया तो डिस्टेंस कितनी आ गई, πr आ गई, πr/2 आ गई, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आ जाएगी। कोई डाउट यहां तक। एक और केस समझिए कि अब ये सर्कल है, ये उसकी कुछ रेडियस है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। चलिए अब जरा मुझे इसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बताने की कोशिश कीजिए, तो क्या होगा। तो इसको थोड़ा सा समझें अपन। देखिए ये क्या है, सेमी सर्कल है, मतलब सर्कल 2 पार्ट में डिवाइड है। तो डिस्टेंस की बात करें तो क्या होगा, सरकमफेरेंस ही होगा, पर कितना सरकमफेरेंस, आधा। सेमी सर्कल बराबर 2πr/2, मतलब डिस्टेंस तो πr होगा, हाँ होगा। और इसकी जो डायामीटर है, ये जो डायमीटर है वो कितना है, 2r गिवन है अपन को, डायमीटर कितना 2r गिवन है।
तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, कितना, अरे ए से बी का शॉर्टेस्ट पाथ ही तो निकालना है, तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, 2r ही तो है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, 2r हो जाएगी। कोई डाउट, क्लियर है, समझ आया, ठीक है। तो ये केस थोड़े से अपन को रिकॉल करने जरूरी है, इस पर भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बहुत सारी आती हैं, तो अगर अपन को ये याद है तो अपन बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को ऐसे ही फोड़ सकते हैं, ठीक है। तो थोड़े से अपन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी देखते हैं। देखिए, एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ अ डायमीटर 100 मीटर का डायमीटर दे दिया इनने, कितने सेकंड में, 20 सेकंड में। व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1 मिनट एंड 10 सेकंड, ठीक है। चलिए समझने की कोशिश कीजिए। सर्कल है, डायमीटर कितना है, यही होता है डायमीटर, ठीक है। मान लीजिए ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, डायमीटर कितना दे दिया है, 100 मीटर का। अब इन्होंने पूछा है व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1 मिनट एंड 10 सेकंड। देखो 1 मिनट एंड 10 सेकंड, तो एक राउंड कितने में मार रहा है जरा ये बताइए, मतलब 20 सेकंड में वो कितना चल रहा है, 1 राउंड चल रहा है। क्वेश्चन में गिवन है, अपन को देख सकते हैं, 20 सेकंड में 1 राउंड मार रहा है, ठीक है। तो 1 सेकंड में कितना राउंड मारेगा, 1/20 राउंड चलेगा। हाँ सर चलेगा, बढ़िया है, चलने दो। अब उन्होंने पूछा है कि 1 मिनट में और 10 सेकंड में कितना चल देगा, 1 मिनट और 10 सेकंड में कितना चलेगा। आपको पता है कि 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड तो होते ही हैं, हाँ होते हैं। तो पहले अपन 1 मिनट का निकालना है, रिस्पेक्टिवली पूछा है, पहले 1 मिनट का पूछा है, फिर 10 सेकंड का पूछा है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो ठीक है। तो 1 सेकंड में इतना जा रहा है, तो 60 सेकंड में कितना जाएगा, 60/20 जाएगा, मतलब 3 राउंड मार देगा। 3 राउंड तो इसने लगा दिए। अब 3 राउंड लगा दिए मतलब 3 पूरे सर्कल ट्रैक इसने कवर कर लिया, मतलब 1 बार, 2 बार, 3 बार। कहां आया वापस, ए पे ही आया। 3 राउंड मार दे, 300 मार दे, 3 लाख राउंड मार दे, क्या होगा, वापस ए पे ही आ रहा है। अगर किसी का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 होगा। हाँ 0 तो होगा, 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, 1 मिनट का पूछा है पहले, 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, ठीक है, 2 एलिमिनेट हो गए। अब इन्होंने क्या पूछा है, 10 सेकंड का भी बताइए। तो अपन को एक इक्वेशन पहले से पता है कि 1 सेकंड में 1/20 जा रहा है, तो 10 सेकंड में कितना जाएगा, 10/20 राउंड जाएगा, मतलब आधा राउंड और चल देगा, आधा राउंड और चल देगा। आधा राउंड मतलब कितना, यही तो होगा, आधा राउंड मतलब यही तो होगा, ए से बी तक का ही होगा आधा राउंड, यही है आधा राउंड भाई। तो कितना और चल देगा, कितनी है डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 100 मीटर की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। चमका सभी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग क्वांटिटीज, 4 क्वांटिटीज दी हुई हैं, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में, मोमेंटम केजी, डेंसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब इन्होंने पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी है ये पूछा गया है। अब देखिए, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटीज होती है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होती है, डेंसिटी कहीं भी हो सकती है भाई, इसमें कोई वो स्केलर वाली चीज नहीं है, ना डायरेक्शन फिक्स है। इलेक्ट्रिक करंट कहीं भी फ्लो हो सकता है, ना इसमें डायरेक्शन फिक्स है। तो 2 ही चीजों की डायरेक्शन फिक्स है, जिसमें डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, वही वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये दूसरा और चौथा, 2 और 4 है क्या कहीं, हाँ है, ये रहा आंसर, ठीक है। If boy turn 40 meter due east and then turn 30 meter due north, if the entire journey takes 10 seconds, what is the magnitude of his average velocity? क्या पूछा है, एवरेज वेलोसिटी पूछा है। अब एक लड़का भटक रहा है, पता नहीं क्यों भटक रहा है, चलो इनको भटकाते हैं अपन। तो पहला क्या है, 40 मीटर ईस्ट, लो भाई 40 मीटर हमने भेज दिया इनको ईस्ट में, मान लीजिए। देन टर्न एंड कहां गया, नॉर्थ में चला गया। पहले ईस्ट में जा रहा था, फिर क्या किया, टर्न लिया और 30 मीटर नॉर्थ में भग दिया। भग देने दो, क्या जाता है।
अब यहाँ देख रहे होंगे कुछ 90 डिग्री सा बन रहा है, हाँ बन रहा है। अब इसमें अपन को क्या करना है, वेलोसिटी पता करनी है कितनी पूछी गई। इफ द एंटायर जर्नी टेक्स 10 सेकंड, टाइम दे दिया है 10 सेकंड का, 10 सेकंड का टाइम दे दिया है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी पूछा गया है, एवरेज वेलोसिटी पूछा गया। इसको अपन क्या करेंगे, अपन को पता है कि ये क्या आएगा, अंडर रूट 30 का स्क्वायर मतलब 900 प्लस 40 का स्क्वायर मतलब 1600, कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2500, अंडर रूट 2500 मतलब 50। क्या आया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, कितना आया 50, कि 50 का अपन को शॉर्टेस्ट पाथ मिल गया कि ये ऐसे ना भाग के सीधा चला जाता तो 50 जाना पड़ता, ऐसे में 70 जा रहा है। अगर आप एक इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, 50 आ गए। हमने पूछा है वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना आया 50 का, टाइम कितना ले रहा है 10 सेकंड का, खत्म। वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है कहीं, हाँ है, ये रहा, क्लियर है। चलिए, द SI सप्लीमेंट्री यूनिट रेडियन इज अ यूनिट यूज्ड फॉर मेजरिंग बेस्ट टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। डिग्री एंगल नापने के लिए रेडियन किसका यूज करते थे, अपन ने पहली दूसरी स्लाइड में देखा था, रेडियन था, एक स्टीरेडियन था, स्टीरेडियन सॉलिड एंगल, तो रेडियन किसके लिए, प्लेन एंगल के लिए, ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट, एन एथलीट कंप्लीट 1 फुल लैप ऑफ अ 400 मीटर। एक एथलीट है, जो 400 मीटर का सर्कुलर ट्रैक है वो कितने में कवर कर लेता है, टाइम 50 सेकंड में कवर कर लेता है। व्हाट इज द एथलीट एवरेज वेलोसिटी, अरे एवरेज वेलोसिटी पूछा है भाई, तो भाई एवरेज वेलोसिटी क्या है, अगर ए से उसने शुरू किया चलना, ठीक है, ए से शुरू किया उसने चलना, थोड़ा सा ध्यान देना, और उनने क्या बोला है, सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, सर्कुलर ट्रैक 50 मीटर में ए से चलना शुरू किया है, वो भागा 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 वापस ए पे आ गया। अब वो सर्कुलर ट्रैक कवर कर रहा है तो ए ही उसका क्या बन गया, फाइनल पॉइंट बन गया। ए से ही स्टार्ट किया था, ए पे ही आके रुक गया, क्या करोगे, कैलकुलेशन करोगे, नहीं। अपन को पता है कि जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो जाए डिस्प्लेसमेंट कंसीडर हो जाता है जीरो की तरह, ये रहा जीरो, इतना बड़ा। चलिए, ए सुपरसोनिक जेट फ्लाइज एट अ स्पीड ऑफ फलाना किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द स्पीड इन द स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी। देखो इनने किलोमीटर में यूनिट दी हुई है, पर अपन ने पढ़ा था कि एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग किस में होती है, मीटर में होती है, ठीक है। तो जरा देखिए स्पीड कितनी दे दी, 1440 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब क्या किया जाए, ने पूछा है कि ऐसा यूनिट में जरा हमको बताइए, तो ऐसा यूनिट में क्या करोगे, सेम चीज लिखोगे, किलोमीटर, 1 किलोमीटर में क्या, कितने मीटर, 1000 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर की जगह क्या लिख सकते हो, 1000 लिख सकते हो, हाँ लिख देंगे सर। साथ में आर है, अपन ने भाई आर जैसी मतलब घंटे में तो कोई अपन यूनिट पढ़ी ही नहीं, सेकंड ही सेकंड में पढ़ते रहे, तो इस घंटे को क्या करना पड़ेगा, सेकंड में, 1 आवर 60 मिनट, ठीक है। और 60 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। अब आए अपन, मतलब कितना, 3600 सेकंड। एक घंटे में, घंटे की जगह क्या कर दें, 3600 रख दें, रख दिया। तुम बोलो तो 0 से 0 काट दूं, काट दिए, ठीक है। तुम बोलो तो इसको 36 से काट के 4 बना दूं, बना दिया, एक 0 लगा दिया और एक 0 इसका था, तो कितना आ गया 400, साथ में क्या मीटर और साथ में क्या सेकंड है, क्या, हाँ भैया है ना, ठीक है। कोई डाउट यहां तक, चलिए
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ड्राइव्ड क्वांटिटी। ओके, ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या है? देखो अपन ने जो 7 टाइप की पिछली क्वांटिटीज पढ़ी थी वो क्या थी? फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, ठीक है, मतलब 7 से 8 जो भी थी फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या होता है? ड्राइव्ड क्वांटिटी का मतलब होता है कि उन जो 7 क्वांटिटी से मिलकर कोई यूनिट बने। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं डेंसिटी का। डेंसिटी का अगर आपको फॉर्मूला अगर रिकॉल कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यही तो होता है। मतलब लेंथ अगर मीटर में है, ब्रेथ भी मीटर में है, हाइट भी मीटर में है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब हो जाएगा, मीटर की पावर 3। हाँ हो जाएगा। मास क्या है? मास भाई ग्राम में तो नहीं है ऐसा यूनिट के अकॉर्डिंग, तो मास किस में होता है? केजी में होता है, केजी मीटर क्यूब। मतलब डेंसिटी क्या है? ड्राइव्ड क्वांटिटी है। क्या ऐसी क्वांटिटी है? ड्राइव्ड क्वांटिटी है, मतलब मिलके बनी है, दो फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलके बनी हुई है। तो ऐसी क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलके बने, फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी? जो 7 टाइप की सबसे पहले ही लेक्चर के स्टार्टिंग में पढ़ी थी वो, उनसे मिलके बने, उनको क्या बोलते हैं? ड्राइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या पूछा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ड्राइव्ड क्वांटिटी? टाइम नहीं, फंडामेंटल है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये भी फंडामेंटल है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फंडामेंटल है। ये ड्राइव्ड है, ये ड्राइव्ड है। क्लियर है? समझ आया कि डेंसिटी कौन सी क्वांटिटी होती है? ड्राइव्ड क्वांटिटी होती है। डेंसिटी ड्राइव्ड क्वांटिटी होती है। आपने अगर फोर्स जैसी चीज को जानते हो, फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास क्या है? केजी है। एक्सेलरेशन क्या है? मीटर पर सेकेंड है। तो ये किससे बनी है? 3 क्वांटिटी से मिलके बनी है। 3 क्वांटिटी से मिलके बनी हुई है। सेकंड स्क्वायर है तो केजी भी है, मीटर भी है, सेकंड स्क्वायर भी है। मतलब जो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बने उसको क्या बोलते हैं? ड्राइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। मतलब फोर्स का क्या आ जाता है? या तो इसको बोल दो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसी को कंबाइन करके न्यूटन बोल दो, ठीक है। तो ये क्या है? ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं सारी, ठीक है। आई थिंक आपको ड्राइव्ड क्वांटिटी सब समझ में आई होगी कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की मदद से बनती है, ठीक है। चलिए, तो आज का जो लेक्चर था वो यहीं तक था। अपन ने बहुत अच्छे से यूनिट्स एंड डायमेंशन को पढ़ा, ठीक है। छोटी छोटी जो भी चीज थी वो समझी। मीटर क्या फंडामेंटल क्वांटिटीज है उसको समझा, ड्राइव्ड क्वांटिटीज को समझा। क्वांटिटीज में अब 2 तरह की क्वांटिटीज आई थी, कौन कौन सी? स्केलर क्वांटिटी आई थी, वेक्टर क्वांटिटी आई थी, ये सारी चीज समझी। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझा, स्पीड एंड वेलोसिटी समझा, चेंज इन मोशन एक्सेलरेशन समझा, क्वेश्चंस किए बहुत सारे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अपन बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए कीप शाइनिंग, कीप रॉकिंग। जय हिंद।